चलिए दोस्तों फिर से शुरू करते हैं अपना सेशन और हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए, ये कह रहा है लेड एसिड बैटरी की स्थिति में अगर हाइग्रोमीटर का विशिष्ट गुरुत्व कितना है बेटा 1.1 1.22 बेटा 1.22 का मतलब क्या होता है 60%। अगर 1.28 बोले ना तो ये क्या होता है फुल चार्ज होता है, फुल चार्ज होता है। ठीक है, चलिए 1.28 है तो फुल है, 1.22 मतलब आधा 60%। ये कह रहा है एक पूरी तरह से, ये देखो क्वेश्चन आपका आई है, पूरी तरह चार्ज में कितना होता है 1.2 बेटा ऑप्शन है क्या 1.2 नहीं है नहीं है नहीं है तो 1.3 अप्रोक्सीमेट आप लगा सकते हैं 1.28 और 1.22 में क्या होता है 60% होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है फुल चार्ज होता है। आगे चलो फटाफट से करेंगे अब अपने क्वेश्चन। अब ये कह रहा है एक बैटरी स्थिर वोल्टता पर आवेशन की विधि से विसर्जन यानी कि चार्ज से चार्जिंग में स्थिति में धारा में क्या होगा मुझे बताओ। जब डिस्चार्ज से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज से पूरी तरह से चार्ज हो रहा है तो पहले तो क्या है धारा बढ़ेगी बढ़ेगी फिर कम होती रहेगी कम होती रहेगी, तो क्या होती रहेगी हास होती रहेगी। ऑप्शन नंबर बी हास यानी कि कमी होना। अब ये कह रहा है जब लेड एसिड बैटरी में आवेशित किया जाता है यानी कि उसको चार्ज किया जाता है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व क्या होता है चार्ज करने पर बढ़ता है। देखो पहले बढ़ता है फिर कम होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले क्या होता है चार्जिंग फिर होती है डिस्चार्जिंग। कम पहले नहीं होता, ये भी नहीं ये भी नहीं, ऑप्शन ए मेरा सही है। इसरो में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आराम से देखो, एक हाइग्रोमीटर की रीडिंग 1.28 है, आपको क्या बताया कि 1.22 होता है ना तब 60% चार्ज होती है। लेकिन अगर 1.28 हो तो ये क्या होती है पूर्ण चार्ज। बेटा ये क्या है 1.26, यदि पूर्ण चार्ज के थोड़ा पास में तो ये विसर्जित तो होगी नहीं। 50% बहुत कम है, 25 भी कम है, तो एक ही ऑप्शन बचा पूर्ण आवेशित, वो मेरा सही हो जाएगा, लगभग आंसर हो जाएगा। आगे चलो। अब ये कह रहा है एस आई एल बैटरी में एस एल और क्या होता है, सिंपल सी बात है, एस क्या होता है ये होता है स्टार्टिंग, ये क्या हो जाएगा लाइटिंग, और आई क्या होता है इग्निशन। बस एस फॉर स्टार्टिंग लाइटिंग एंड इग्निशन, एस फॉर स्टार्टिंग एल फॉर लाइटिंग एंड इग्निशन। ठीक है, चलिए ये बैटरी के लिए टर्म है बेटा एक। आगे चलो, ये कह रहा है एक 100 एम्पियर आर की बैटरी है, 8 एम्पियर की धारा है, तो बताओ कितने घंटे देगी। मुझे बताओ क्षमता क्या होती है, आप बोलोगे एम्पियर आर, आपको बोला कितना है तो आप बोलोगे 100। अब बताओ दिया हुआ क्या है, एम्पियर दिया हुआ है तो आप बोलोगे हाँ एम्पियर 8 दिया हुआ है। घंटे निकालना है, यस एच निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बटे में 8, क्या हो जाएगा देखो बेटा 12.5। देखो 12.5 आर कहाँ है, 20 है नहीं, ये नहीं ये नहीं बेटा, लगभग लगभग 12 है तो इसको लगाओ। ठीक है, चलिए इस तरह में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। आगे चलो। अब ये कह रहा है एक बैटरी में 12.8 का विद्युत वाहक बल है, 3.2 की धारा है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर कितने कूलाम है। आपको सूत्र क्या आता है, आपको सूत्र आता है सर Q बराबर IT। आता है कि नहीं आता है सर, Q बराबर I कितना है, आप बोलोगे 3.2, ये देखो बेटा 3.2, और कितने मिनट है 5 मिनट है, तो सेकंड कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 60। बेटा ये नहीं, ये 12.8 का यूज है या नहीं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको जो चीज है उससे मतलब है। ठीक है, ध्यान रखो, तो ये 0 हटा तो ये 10 हो गया, तो ये हो गया, तो Q बराबर क्या हो जाएगा देखो आराम से, ये कितना हुआ 160 इंटू 6 बेटा 300, 16 छिंग छिन्नो यानी 960 गुलाम। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नहीं कि वहां पे सर मेरा वी का नहीं यूज लिया, वो मत करना। चलिए आगे चलो। ये कह रहा है एक बैटरी है जो 18 घंटे चलती है, 6 एम्पियर की दर से आवेशित होती है। ठीक है, फिर 28 घंटे चलती है और 3.5 की दर से निरावेशित होती है, तो बैटरी की दक्षता, मैंने बैटरी की दक्षता कैसे याद कराई थी, आ जाओ। बैटरी की दक्षता क्या होती है मेरे को बताओ, चाहे दक्षता आउटपुट हो वो इनपुट यही होती है। ठीक है, तो लिख दो आउटपुट बटे में इनपुट। ठीक है, और क्या याद कराया था, ये भी एम्पियर आर में होती है, ये भी एम्पियर आर होती है। ठीक है, पहले चीजों को चार्ज करोगे यानी इनपुट को क्या करोगे, पहले बैटरी को चार्ज करोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे चार्ज, फिर आउटपुट यानी बैटरी को क्या करोगे डिस्चार्ज करोगे, तो ये क्या हो जाएगा डिस्चार्ज। ठीक है बेटा, तो बस आपको दिया है वो लिखो। तो बताओ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किससे हो रही है, 28 घंटे, एम्पियर कितना है 3.5, 28 में अंदर डिस्चार्ज हो रही है, और चार्ज क्या हो रही है 18 पे 6 यानी कि 6 पे 18। ठीक है बेटा, अब ये पॉइंट उठाओ, यहाँ लिखो 10, लिख दिया। ठीक है, अब इसको काट दो, आंसर आ जाएगा आपका इंटू 100%, ये 0 से 0 कट गया। अच्छा, अब कुछ कट रहा है, देख लो कट रहा है तो 5 4। ठीक है, अब देखो बेटा इसको लमसमापन करने की कोशिश करते हैं, और अगर ये भी नहीं करोगे ना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो, थोड़ा सा दिमाग। मुझे बताओ दक्षता किसके पास होती है, चाहे एम्पियर आर दक्षता देखते हो तो वो भी कितनी होती है 90, वाट आवर देखते हो तो भी 80, और है तो बैटरी, तो देखो 80 से तो ऊपर ही आएगा आंसर, तो 1.45 आ सकता है क्या, ये तो बहुत कम है।
0.9, अरे ये भी कम है, ये भी कम है, कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, बी आंसर आ गया। चलो खत्म, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, कितने 10, ठीक है। ये कह रहा है 10 एम्पियर में धारा कितनी है ये ज्ञात करनी है मेरे को, आई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है मेरे को, ब्रिज दिख रहा है, और ब्रिज के लिए संतुलन की कंडीशन क्या है कि ये बराबर होना चाहिए, यानी कि अपोजिट वाले। तो क्या 10 इंटू 60 बराबर 20 इंटू 60 है क्या, अब 20 इंटू 30 है क्या, इसके और इसके, बिल्कुल सर, ये भी 600 है, ये भी क्या है 600 है, यानी यहाँ पे करंट जाएगी नहीं। तो परिपथ कैसा बन जाएगा, बन जाएगा नया ऐसा, ये 24 हो गया, ये क्या है ये 10 है, ये क्या है ये 30 है, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से ये क्या हो जाएगा ओपन, कुछ करंट नहीं जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब बस इनको क्या करो, अब अपने को क्या निकालना है, इसके अंदर करंट निकालनी है, तो करंट निकाल दो। देखो बेटा ये चॉइस जो है ना, ये चॉइस यहाँ पे भी चॉइस होगा क्या, आप बोलोगे हाँ। यहाँ पे भी चॉइस होगा क्या, आप बोलोगे हाँ। यहाँ पे भी चॉइस होगा, हाँ, तो बस निकाल दो, यही तो है आई। तो आई बराबर क्या निकल जाएगा, चॉइस बटे में ये 10 और 10 कितने हुए बेटा, आप बोलोगे 40, और 40 क्या किलो, 10 की घात 3, ठीक है। ये किलो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा 10 की घात -3, तो चॉइस बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की घात 4 लिख सकता हूँ, हाँ सर। अब देखो इसको काटोगे तो ये कितना होगा 6, अब देखो इसको यहाँ लिखो, तो आई बराबर मेरे पास कितना हो गया 6 इंटू ये कितना ऊपर चला जाएगा 10 की घात -4, 10 की घात -4, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6 मिली एम्पियर, 0.6 मिली एम्पियर, बेटा 0.6 मिली एम्पियर कहाँ है, जीरो तो हो नहीं सकता। इसने क्या पूछा, नीचे दिए गए परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, गैल्वेनोमीटर का परिपथ ये है, नीचे दिए गए परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, ये किसकी धारा पूछ रहा है, नीचे दिए गए परिपथ में। देखो बेटा यहाँ पे दो क्वेश्चन है, अगर ये पूछता ना कि 10 ओम के अंदर धारा कितनी है, तो मैं क्या बता देता 0.6। अगर इसने पूछा है, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अगर ये पूछेगा जी में धारा कितनी है तो आप बोलोगे 0, अगर जी में धारा पूछता है तो ये तो है जी में, ठीक है, और 0.6 होता तो ये हो जाएगा आई, ठीक है। अगर इसने कुछ नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलो कि ये किस में पूछ रहा है, आपको जी में ही पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, जी में पूछ रहा है, और जी में धारा जाएगी नहीं, आंसर आ जाएगा 0, जी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर सीधा ही क्या आ गया 0, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए परिपथ में सेल से ली, अच्छा सेल से ली गई धारा, ठीक है, सेल से ली गई धारा तो आएगी, आगे चलो, सेल से ली गई धारा निकालनी है, देखो आओ, तो इसको अपन सेल से ली गई धारा निकाल देते हैं, आराम से निकाल देते हैं, ये लो, सेल से ली गई धारा, ये देखो ये देखो ये रही। अब देखो ये कैसा बन जाएगा, परिपथ वापस बना दो, ये कितना है चॉइस, सॉरी थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया मैंने आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 60। बेटा देखो अब सेल से ली गई धारा निकालनी यानी आई निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करो, बेटा ये कितना है 80, ये कितना है 40, ये दोनों क्या है आपस में समानांतर में, तो इसका तुल्य क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो तो 120, ये हो जाएगा 3, ये क्या है तुल्य प्रतिरोध, वापस बनाओ इसको, मेरे पास क्या बना 24 वोल्ट की बैटरी, और इसके साथ क्या बन गया ये 80/3। अब आई निकाल लो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बटे में R, V कितना है आप बोलोगे 24 वोल्ट, ये रहा 24 वोल्ट, और ये कितना है 80/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आओ इधर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ आई बराबर, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो आई बराबर ये कितना हो जाएगा 24 बटे में, ये कितना है 80, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो ये 8 की टेबल से ये 3 बार चला गया, तो आई बराबर कितना आ गया बेटा 0.9, कितना आ गया 0.9, 9/10 को क्या लिखेंगे 0.9 एम्पियर, ये रहा बेटा 0.9 मिली एम्पियर मेरा सही जवाब है, 0.9 मिली एम्पियर मेरा सही है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नीचे दिए गए परिपथ में ली गई धारा कितनी हो जाएगी 0.9 मिली एम्पियर, आराम से निकालना, ठीक है। चलो आगे चलो, ये लो, ये तो डायरेक्ट याद रखो आप, एक समानांतर परिपथ में अगर m पंक्तियां है, ऐसी ऐसी m पंक्तियां है, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति के अंदर ऐसे ऐसे जो सेल है ना वो कितने हैं n है, और पंक्तियां कितनी है आप बोलोगे m है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है R दिया हुआ है, ठीक है, और लोड का प्रतिरोध क्या दिया हुआ है R दिया हुआ है। तो अधिकतम शक्ति के लिए बेटा एक कंडीशन होती है एम आर बराबर एन आर, ठीक है, एम आर बराबर एन आर, एम क्या है पंक्तियों की संख्या, इसमें लोड का प्रतिरोध ज्ञात कर लो, बराबर एन आर हो जाएगा, ठीक है। चलो
आगे कह रहा है ईएमएफ ई वोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, और आर ओम है और एन बाहरी स्रोत से श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो आर में प्रवाहित धारा का मान, ठीक है। ये कितना है ई, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है आर है, ठीक है। एन सेलों को बाहरी आर से श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो ऐसे सेल कितने हैं बेटा? तो आप बोलोगे ऐसे सेल कितने हैं मेरे पास? ऐसे सेल है मेरे पास, कितने सेल है? एन सेल है और इसको बाहरी आर से जोड़ दिया। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो बेटा, ये धारा क्या है आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे आई बराबर होता है वी बटे में आर। आई बराबर, अब मुझे बताओ ये वी कितना है? एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे करके एन सेल। तो आप क्या लिखोगे? एन इंटू ई बटे में। अब आर कितना है बेटा? देखो इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, टोटल मिला के क्या हो जाएगा? श्रेणी में सारे आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा श्रेणी का? आर नेट कितना हो जाएगा? आप कहोगे एन इंटू, यानी कि एन है और बाहरी कितना है आर। तो बस ये लिख दो एन आर प्लस आर। तो देखो ये किस फॉर्मूले में है? एन आर बटे में आर प्लस एन। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। देखो चलो, अब ये आसान सा क्वेश्चन है, पूछेगा निकल सेल में विद्युत अपघट्य आपको पता है KOH होता है। अब ये कह रहा है विद्युत अपघट्य में अगर विद्युत इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत धारा की दुगनी कर दी जाए तो इलेक्ट्रोड से मुक्त आयन भी कितने हो जाएंगे? अरे सिंपल, एम समानुपाती क्या होता है? क्यू, यानी क्यू को क्या लिखते हैं? आईटी। अगर ये धारा को दुगना कर देगा तो एम भी तो दुगना हो जाएगा। अगर धारा दुगनी हो गई तो इसके प्रोपोर्शनल में एम भी तो दुगनी हो गई ना, आंसर दोगुना हो जाएगा। अब ये कह रहा है प्राथमिक सेल में जब शुष्क सेलों के बीच में एक रॉड रखी जाती है, ये शुष्क सेल बना दिया मैंने, इसके बीच में एक रॉड लगी हुई है जिसके ऊपर से ये कैप निकली हुई होती है ना। अब ये क्या कह रहा है? तो कैथोड के रूप में किस में कार्य होता है? तो आप बताओ, जो कैथोड होता है वो किसके रूप में कार्य करता है? सी के रूप में। एनोड किस में? ये जो परत होती है वो किस में? एनोड, जिंक के रूप में कार्य करती है। तो पहला क्या पूछा है? कैथोड के रूप में क्या कार्य करेगा? तो आप बोलोगे कार्बन, तथा और क्या है? रॉड में होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करता है, तथा रसायन के रूप में क्या काम करेगा? MgO2, बस MgO2, जिसमें MgO2 का पेस्ट लगा हुआ रहता है, बस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो इस तरह की संरचना होती है उसकी। ये कह रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरह प्रतिक्रिया किस में करता है? नेगेटिव एनोड की तरह प्रतिक्रिया किस में करेगा? आप बताओ। ये सिर्फ किस में करेगा? डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में। यहाँ पे मेरा अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर ये एनोड बनाओगे और ये नेगेटिव है अगर इसको कैथोड बनाओगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। ये कब आएंगे? ये एनोड की तरफ नेगेटिव आयन कब आएंगे? जब इसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का त्याग या फिर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का योग या फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा होगा? योग, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों या ऑक्सीडेशन का योग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। पानी में इलेक्ट्रोलाइट पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय कैथोड पर क्या होता है? आपको कैसे याद कराया? सर आपको याद कराया, एक होता है एनोड पे मुक्त होती है, एक कैथोड पे मुक्त होती है। एनोड पे क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। और कैथोड पे क्या होती है? हाइड्रोजन। अब अपने को पूछा है क्या है? पूछा है कैथोड पे कौन सी गैस होती है? तो कैथोड ये रहा बेटा, क्या होती है? हाइड्रोजन, खत्म। ऑक्सीजन कहाँ होती है? ये एनोड पे होती है। खाली जगह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस में वाहकों में नमक के घोल में डुबाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? जो ये देखो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसमें जो ये डुबाएंगे ना बेटा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या इलेक्ट्रोड है? इसी के माध्यम से धारा अंदर जाएगी और बाहर आएगी, इलेक्ट्रोड के माध्यम से। अब ये कह रहा है पहली इलेक्ट्रॉनिक सेल किसने बनाई थी? मुझे बताओ सबसे पहली किसने बनाई थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी, जिसको मैंने क्या बोला था? वोल्टाइक सेल बोला था। इस वोल्टाइक सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है? तो 1.08 होता है। अलेक्जेंडर वोल्टा ने बनाई थी, ठीक है। अब ये अपने को कह रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते समय कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो आपको क्या पता है? आपको पता है कैथोड पर कॉपर होता है और एनोड पर क्या होता है? घुलकर कॉपर चले जाते हैं, ठीक है। वही होता है कैथोड और एनोड पर, ठीक है। भाई आप एनोड किसका बनाते हो?
एनोड किसका बनाते हो? आप बोलोगे कॉपर का। और कैथोड किसका बनाते हो? कैथोड किसका बनाते हो? जिंक का। ठीक है, तो देखो कॉपर इलेक्ट्रोड पर प्रयोग करते समय कॉपर सल्फेट का विलयन है, मान लो ये CuSO4 है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो Cu क्या है मेरा पॉजिटिव और SO4 क्या है नेगेटिव। अब ये यहाँ क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग प्रक्रिया हो रही है, और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में क्या होते हैं, सारे नेगेटिव उसके पास चले जाते हैं, यानी कि SO4 यहाँ चला जाएगा, SO4 यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो। और ये जो कॉपर है वो यहाँ आ जाएगा, ये कॉपर है वो यहाँ आ जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में क्या होगा अब घटन में। ये देखो कैथोड पर कॉपर आ जाएगा, ये देखो ये कैथोड पर कॉपर है और एनोड पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, एनोड पर कॉपर है, ये देखो एनोड पर कॉपर आया क्या, एनोड पर सल्फर आया बेटे। ये देखो कैथोड पर कॉपर है, ये रहा कैथोड, और कैथोड पर क्या आ गया, कॉपर आ गया, यानी कि पॉजिटिव आयन आ गए, आए कि नहीं, कैथोड पर पॉजिटिव आए और एनोड पर घुलकर कॉपर देते हैं, और ये कहाँ से आए, यहाँ से एनोड से घुलकर आए। ठीक है, तो ऑप्शन सही है। कैथोड पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं है, आगे चलो। ठीक है, ये इस तरह से करते हैं बेटा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये अगर है सीसा संचयक सेल की तुलना में लोह आयन का फायदा क्या होता है। सीसा संचयक की तुलना में लोह का फायदा यही है, इसको बनाया क्यों था निकल आयरन का, ताकि इसमें लेड एसिड में बहुत ज्यादा रख रखाव की जरूरत होती है, इसको साफ रखना पड़ता है, और इसके ऊपर क्या होती है, सल्फेट की एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग हम हॉस्पिटल में नहीं कर पाते, तो हॉस्पिटल में प्रयोग करने के लिए अपन ने निकल आयरन को बनाया था। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसे कम रख रखाव की जरूरत होती है। ठीक है, अनुरक्षण मुक्त कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें रख रखाव ज्यादा चाहिए लेड एसिड को। आगे चलो, अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रख रखाव मुक्त है। अभी मैंने बताया था लेड एसिड में रख रखाव रखना पड़ता है, वही ये पूछ रहा है कौन सी अनुरक्षण मुक्त है, यानी कि इसमें ध्यान नहीं रखना पड़ता। कौन सी रख रखाव से मुक्त है, तो आपको ही पता है कौन सी बैटरी रख रखाव से मुक्त है, तो ये क्या हो जाएगा, लेड सीसा संचायक बैटरी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। हाँ, इस निकल का बैटरी का एक और ध्यान रखो बेटा, इसको हॉस्पिटल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सीसा संचयक। ठीक है, ये रफ एंड टफ है। आगे चलो, आगे चलो। अब ये कह रहा है प्राथमिक सेल की ध्रुवता किससे हटाई जाती है, तो आपको पता है सेल पर इलेक्ट्रोड के लेपन से हटाई जाती है। कैसे, देखो जब भी इसमें अभिक्रिया होती है ना, तो एक होती है एनोड पर अभिक्रिया, एक होती है कैथोड पर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पे। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होता है, इस तरह से हाइड्रोजन की लेयर चढ़ जाती है, इसको हटाने के लिए अपन कैथोड पर क्या करते हैं, एक मरकरी की लेप चढ़ा देते हैं। कौन सी की लेप चढ़ा देते हैं, पारे की लेप चढ़ा देते हैं, पारे की लेप चढ़ा देते हैं। तो अपन सेल के इलेक्ट्रोड पे क्या करते थे, लेप कर देते हैं। लेप किसका करोगे, पारे का। ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा निस्तारण द्वारा इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। आगे चलो, ये फिर से वो क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में सबसे लंबा जीवन काल किसका है। अभी तक अपन ने क्या याद किया था, सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम सेल का है, और लिथियम से ज्यादा भी क्या है, सोलर सेल का है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, लिथियम का, और अगर ऑप्शन में सोलर सेल हो तो सोलर सेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सेल है, तो वोल्टाइक, ये तो प्राइमरी सेल है। डेनियल, ये भी प्राइमरी है, ये रहा सीसा संचयक सेल एक प्राइमरी नहीं सेकेंडरी सेल है। आगे चलो, अब ये कह रहा है बैटरी के विसर्जन और निस्तारण के अंदर वाट आर क्षमता और आवेशन के दौरान वाट और क्षमता का अनुपात क्या होता है, वही तो ऊर्जा होता है, वही तो ऊर्जा होता है, क्योंकि ऊर्जा ही तो बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो ना ये क्षमता होती है, ये क्या होती है, ये ऊर्जा होती है। इसे बैटरी की क्षमता कहा जाता है। क्षमता यानी कि कैपेसिटी कहा जाता है। आउटपुट बटे में इनपुट, आउटपुट में अपन क्या लेते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और इनपुट में क्या लेते हैं, चार्जिंग। पूर्ण आवेशित बैटरी के अंदर विद्युत सुघट्य के अंदर कितना होता है, आपको बताया हुआ, अगर 1.22 हो तो 60% चार्ज हो गई है, और अगर 1.28 हो तो ये क्या है, पूर्ण चार्ज है। तो ये क्या है, पूर्ण चार्ज। इसने क्या पूछा है, पूर्ण चार्ज। पूर्ण चार्ज में क्या होता है, 1.1 ढूंढो, आप कहाँ है, 1.8 ढूंढो, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं बेटा, एक ही है। ठीक है, बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन को उड़ाना है। आगे चलो ये लो पानी लेके आना। 80 वोल्ट के विद्युत के अंदर 5 एम्पीयर की आवेशन धारा का मान कितना है। देखो बेटा, ये विद्युत वाहक बल कितना है, आप बोलोगे 80। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2, और इसको किससे जोड़ा है,
5 एम्पीयर का आवेशन है, 5 एम्पीयर है, तो बताओ ये आर का मान पूछा है, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा क्या लिखोगे, आई बराबर ये वी बटे में क्या लिखोगे, आर लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ। तो यहाँ से मैं आर बराबर क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे वी बटे में आई। तो आर है कितना, आप बोलोगे आर है कितना, तो बोलोगे 2 प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, वी कितना है 80 बटे में 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी आर बराबर मेरा कितना आया है 16, ये 12 आया। आर बराबर कितना है 12, बेटा आंसर 12 है। आंसर क्या है, 200 वोल्ट की है, 80 का विद्युत वाहक बल है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट। कितनी दे रखी है, 200 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितनी दे रखी है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, यानी कि एक टर्मिनल वोल्टेज है, कितनी है 80 दे रखी है। 5 एम्पीयर की अगर ये धारा है तो अपने को आर पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, यानी कि ये कह सकता हूं मैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा, एक तो मेरा बैटरी से दी गई वोल्टता, यानी कि ये कैपिटल वी माइनस टर्मिनल वोल्टता ई बट्टे में क्या लिखोगे आप, बट्टे में आई लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे सर। ये कितनी है बेटा 280 दिए आपने टर्मिनल, और आई कितना है 5, 200 में से गया तो कितना हो जाएगा 120 बटे में 5, 120 बटे में 5 ये 24। लेकिन मैंने एक गलती कर दी है, देखो ये बेटा इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है, आंतरिक प्रतिरोध भी है 2, तो यहाँ पे R प्लस क्या लिखोगे 2 लिखोगे, R प्लस क्या लिखोगे 2 लिखोगे, ठीक है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। 120 बटा ये कितना हो गया 24 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे 2 प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 24, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा 22 ओम, मेरा सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलो आगे, ये लो बेटा। अब ये कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रोफेराड में आवेश कितना होगा, मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे कोई Q बराबर IT, क्या Q बराबर IT से आप निकाल पाओगे, नहीं सर। और क्या है, सर आपने ये भी बताया Q बराबर CV, तो ये लगा दो बस। तो Q बराबर C कितना है, आप बोलोगे 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रो, ठीक है, और V कितना है 12, बस ये तो सिंपल सा हो गया। Q बराबर कितना हो जाएगा 24 माइक्रोफेराड। आंसर नंबर 1, बेटा यही स्पीड से आपको वहां पे भी काम करना है। आगे चलो, एक तरल पदार्थ के अंदर विद्युत करंट प्रवाह करने पर रासायनिक का क्या प्रभाव पड़ता है, यही तो मेरा रासायनिक प्रभाव कहलाता है, यही तो मेरा रासायनिक प्रभाव कहलाता है। आगे चलो, ये कह रहा है शॉर्ट सेल के अंदर कितनी वोल्टता होगी, शॉर्ट सेल का नाम याद करते ही क्या करोगे 5 वोल्ट, और इसको सीरीज और समानांतर में लगाने के क्रम को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। बेटा ये 2 क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, अब ये कह रहा है आवेशन के दरमियान अम्ल विद्युत घट में क्या होता है, मुझे बताओ। जब भी आवेशन होता है तो बैटरी में क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, और जब भी डिरावेशन होता है तो कम हो जाता है, बस। तो वो क्या हो जाता है, सशक्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। आगे चलो, अब ये कह रहा है सीसा अम्ल में विसर्जन यानी कि डिस्चार्जिंग करते समय ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्लेटें मुड़ सकती है, क्योंकि ज्यादा डिस्चार्जिंग और ज्यादा चार्जिंग करने से बकलिंग दोष होता है, सल्फेशन दोष होता है, तो सल्फेटीकृत हो जाती है, मुड़ जाती है। वाष्पीकृत हो जाता है अम्ल, नहीं। टर्मिनल संक्षारित होता है, नहीं। विशेष गुरुत्व होता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे चलो, अब इस क्वेश्चन में ज्यादा समय मत दो। निकल लोह सेल है तो उसमें कौन सा लेते हो, आपको ही पता है, KOH लेते हो, ठीक है, चाहे निकल हाइड्रोक्साइड हो चाहे वो, ठीक है। आगे चलो, लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के समय कौन सी गैस निकलती है, आपको क्या बताया है, आपको ये बताया है कि 2 गैसें होती है, एक होती है एनोड पे, एक होती है कैथोड पे। एनोड पे होती है ऑक्सीजन और कैथोड पे होती है हाइड्रोजन, ठीक है, एनोड पे होती है। अब ये कह रहा है लेड एसिड बैटरी में कौन सी गैस निकलती है, मुझे बताओ। ये कौन से समय कह रहा है, चार्जिंग के समय। कब कह रहे हैं, चार्जिंग के समय। चार्जिंग के समय आप मुझे बताओ, ये मेरा है एनोड पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। चार्जिंग के समय क्या होता है, यहाँ पे कौन सी गैस आ जाती है, नेगेटिव, यानी कि SO4 आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या आते हैं, पॉजिटिव। यहाँ क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव, यानी कि कॉपर यहाँ आ जाता है, SO4 यहाँ आ जाता है, और ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, जिंक है। तो जब भी चार्जिंग होती है ना, तो बेटा कैथोड के ऊपर यही तो अभिक्रिया होती है, कैथोड के ऊपर ही तो अपन MnO2 की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन से मुक्त करने की जो अभिक्रिया होती है वो चार्जिंग के समय होती है हाइड्रोजन में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चल आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है यदि लेड अम्लीय बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर देखा जाता है,
इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा थोड़ा-सा ऊपर रखा जाता है, जिसको हम टॉपिंग अप लेवल कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो इसके लिए क्या है, ओपन प्लेट में लेड एसिड को सल्फेट में परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल सही है। जो लेड सल्फेट होता है ना, उसमें परिवर्तित, ताकि वो छोटे-छोटे सेल में बदल जाए और चालकता बढ़ जाए। जीवन काल में वृद्धि कम हो जाती है। रुको, यदि लेड एसिड बैटरी का स्तर प्लेट स्तर से कम है, तो ये तो बेकार है ना। अपने को इलेक्ट्रोलाइट का स्तर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो क्या होता है, इससे सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल, ये धरातल पे क्या होते हैं, छोटे-छोटे सेल बन जाते हैं। ये भी सही बात है। जीवन अवधि कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जीवन अवधि कम ही होगी ना, क्योंकि अपने को उसका स्तर ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है? अब देखो, क्षमता कम हो जाती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, यानी कि ये एक दोष है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चलो। अब ये कह रहा है, स्थायी दशा के अंदर सेल से ली गई धारा निकालनी है। मुझे बताओ ये कौन सी बैटरी है? आप बोलोगे डीसी है, ठीक है। डीसी यहाँ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, यहाँ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, यहाँ जाएगी, बिल्कुल जाएगी। डीसी यहाँ जाएगी क्या? नहीं। डीसी के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0, यानी कि प्रतिरोध एक्सी, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अनंत। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ओपन, ये हो जाएगा ओपन। यानी अब डीसी के लिए ये मेरा कुछ है ही नहीं। ठीक है? अब आ जाओ। तो अब मेरे पास बचा क्या? एक तो ये बचा मेरे पास 10, एक क्या बचा? ये 5, ये क्या बचा? 2, ये क्या बचा? 3 और ये क्या बचा? 4। बाकी सब मेरा गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि सर वो डीसी है, प्रतिबाधा अनंत हो गई। आगे चलो, ठीक है। अब इनका मेरे को क्या निकालना है? समानांतर क्रम में निकालना है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसका तुल्य कितना हो जाएगा? ये 1/r है बेटा। तो आप कहोगे ये 12 हो जाएगा, और 12 का कितना हो जाएगा? 6, 3 की टेबल से 4 और 4 की टेबल से 3, यानी कि कितना हो गया? 13/12। यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/13। बेटा अब नया सर्किट बनाओ। ये लो सर्किट बना दिया। ये कितनी है? 10। 10 ही है क्या? हाँ। ये कितनी है? 5 और ये कितनी है बेटा? ये 12/13। ये फिर से क्या है? सीरीज में। फिर से क्या है? सीरीज में। ठीक है। तो धारा निकालनी आई। आई बराबर क्या हो जाएगा? 10 बट्टे में क्या हो जाएगा? 12 प्लस ये कितना है? 12/13। अब प्लस इसको सॉल्व कर लो। ऊपर हो जाएगा 10, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 और 12 कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे 79। क्या हो जाएगा? 79। 79 हो जाएगा क्या? 65 और 12 आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 79। 79 ही हो गया बेटा। 79/13, ये 13 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आएगा 130/79। देखो 130/79 बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 130 कहाँ आ रहा है? ये तो 97, ये तो अलग, ये भी अलग। 130/79 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी इसने मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। अब ये कह रहा है 3 समरूप सेल है, 2 वोल्ट के हैं। इनके आर पार 1 किलो ओम के समानांतर में प्रतिरोध जुड़े हैं। तो बताओ प्रतिरोध में धारा कितनी है? ये कह रहा है 3 समरूपी 2 वोल्ट के सेल के आर पार 1 किलो ओम का क्या लगा हुआ है? समानांतर में प्रतिरोध है। ठीक है। 3 समरूपी 2 वोल्ट सेल के आर पार लगा हुआ है। ठीक है। तो यानी कहना क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है एक सेल है मेरा, ये 2 वोल्ट। 3 समरूपी यानी कि 3 एक जैसे हैं। अच्छा, इसके आर यानी कि इसके आर पार यहाँ पे 1 किलो ओम लगा हुआ है समानांतर में। तो इसमें से जाने वाली धारा चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसमें जाने वाली धारा चाहिए, ठीक है? तो कैसे निकालोगे इसको? 3 समरूपी सेल है, उसमें से एक के अंदर है। अच्छा, 3 समरूपी सेल के आर पार, ये पूरा देखो बेटा, आराम से पढ़ो। 3 समरूपी सेल यानी कि ये पूरा क्या एक ग्रुप है। ये क्या एक पूरा ग्रुप है। इसका ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है। देखो आराम से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, ये कह रहा है 3 समरूपी सेल के यानी इस पूरे ग्रुप के समानांतर एक है। तो कैसे बनाओगे? इसको ऐसे बनाओगे। देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये समरूपी है कि नहीं है? देखो, ये भी श्रेणी, ये भी श्रेणी, ये भी श्रेणी। ठीक है? अब इसके आर पार यानी कि इनके समानांतर, इस पूरे ग्रुप के समानांतर क्या लगाया मैंने? 1 किलो ओम लगाया। ठीक है? अब बताओ इसमें धारा कितनी है? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको उलझाने की कोशिश की है। ये क्या है? 3 समरूपी जो 2 वोल्ट के सेल है, यानी कि ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट के आर पार, यानी कि इस ग्रुप के आर पार, ये भी तो बेटा इसके समानांतर ही तो है, इस ग्रुप के समानांतर लगाया है। यानी कि अब ये देखो, है तो श्रेणी लेकिन क्या है? इसके आर पार है। ठीक है? अब आई निकालनी है, तो बस आई निकाल दो। तो आई बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा? 6 और ये कितना है? 1 किलो ओम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ये 6 किलो क्या होता है बेटा? 2 10 की घात 3
ओम। ये 10 की घात 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मिली। तो यह हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। बेटा जल्दी में ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना। 2 वोल्ट की कितने अम्ल सेल होंगे कि 12 वोल्ट प्रदान कर देंगे? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक अगर 2 वोल्ट का है तो ऐसे-ऐसे कितने चाहिए कि 12? मुझे बताओ, एक चॉकलेट 2 रुपए की है और आपके पास 12 रुपए है, तो कितनी चॉकलेट लाओगे? तो 6 ही चॉकलेट लाओगे, खत्म। कैसे निकालोगे? 12/6, 12 बटे में 2 यानी कि 6 चॉकलेट लाओगे और आपको क्या है? वोल्टेज बनाना है। वोल्टेज किससे बनता है? श्रेणी से बनता है, खत्म। सेल को श्रेणी में लगा दो। अब ये कह रहा है 120 एम्पीयर आ रहा है, 8 है, कितने सेकंड चलाओगे? मुझे बताओ ये क्या है? 120 एम्पीयर इंटू आर। ठीक है, इसमें क्या चाहिएगा? 1 एम्पीयर चाहिएगा, 1 आर चाहिएगा। एम्पीयर दिया हुआ है क्या? आप बोलोगे हाँ दिया हुआ है। मेरे को आर निकालना है क्या? घंटा, हाँ आर निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? देखो बेटा 120 बटे में 8। देखो इसको काटोगे तो लगभग 15 घंटे आ जाएगा, 15 आवर्स। लगभग क्या एग्जैक्ट आ जाएगा 15। आगे चलो, फिर से वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है 120 एम्पीयर आर है, 8 घंटे है, तो वापस आ जाओ। 120 एम्पीयर आर, एम्पीयर कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे 8, 8 निकालना है, फिर से वही आ जाएगा 15। दो जगह पूछा है देखो ये क्वेश्चन। अब ये कह रहा है यदि किसी तरल में दो सुवाहक यानी कि सुवाहक का मतलब क्या होता है? चालक। सुवाहक का मतलब क्या होता है? चालक प्लेटें डुबाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तथा इसमें धारा प्रभावित हो तो इसे क्या बोलोगे? इसे ही तो इलेक्ट्रोड कहोगे। बेटा ये तो होती है ना, ये जो प्लेट होती है ना, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, ये क्या होती है? चालक प्लेटें होती है, जिसके अंदर धारा जाती है या आती है। ठीक है, ये क्या होती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में से होके पदार्थ का द्रव्यमान पारित होना पदार्थ की मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं? ये किससे निकलता है? ये पहले नियम से निकलता है। कैसे निकलेगा? एम समानुपाती क्या होता है? क्यू। तो एम बराबर क्या होता है? जेड क्यू। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये पहला नियम है फैराडे का। इसने क्या पूछा है? इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड के निकले पदार्थ यानी कि एम पारित के अनुपात में होता है, यानी कि इसके अनुपात में होता है। इससे क्या बोलते हैं? इस नियम को, इससे नहीं बोल रहे हैं, ये रासायनिक तुल्यांक नहीं। अगर ये भी होता तो ये क्या होता? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये फैराडे का पहला नियम है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, ये फिर से आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है जब बिजली में समान मात्रा में अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन इसमें जो बिजली फ्लो हो रही है ना, वो एक ही हो रही है। इसमें बिजली जो फ्लो हो रही है, वो एक ही हो रही है। तो ये क्या कह रहा है? तो इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न तत्व उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर यहाँ से एक बिजली जा रही है यानी कि आवेश जा रहा है, तो इससे जो मेरा जो एम अलग हो रहा है ना, यानी पदार्थ की मात्रा, वो क्या होता है? समान अनुपात होता है। यानी कि M1 बटे में इसका तुल्यांक, यानी कि इसका तुल्यांक मान लो मेरा ई है, तो ये हो जाएगा E1 बराबर। अब इसमें आवेश गए, समान आवेश, तो इसमें M2 बटे इसका तुल्यांक E2। इस तरह से चलता है। तो ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम है फैराडे का। ठीक है, अब ये कह रहा है किसी भी द्रव के माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक प्रभाव बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसको आयन कनेक्शन नहीं बोलते, विद्युत धारा नहीं कहते, फेज करेक्शन नहीं कहते, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये कह रहा है अर्धनिर्वाहक उपकरण यानी कि सेमीकंडक्टर। अर्धनिर्वाहक को क्या होता है? सेमीकंडक्टर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो कौन होता है? वो सोलर सेल होता है। कितना वोल्ट होता है? 5 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये कह रहा है बैटरी के संचालन में प्रकार जो लेड एसिड बैटरी होता है, वो क्या होता है? बैटरी के संचालन में वो क्या होता है? निकल कैडमियम हो सकता है और निकल आयरन ऑक्साइड हो सकता है। ये कह रहा है बैटरी संचायक में एक प्रकार का लेड एसिड का प्रकार है, वो क्या है? भाई बैटरी संचायक सेल निकल, भाई ये सब क्या है? द्वितीयक सेल ही तो है। ये निकल कैडमियम, निकल आयरन और लेड एसिड। ये कह रहा है कि बैटरी संचायक यानी इकट्ठा होने के लिए, यानी कि सेकेंडरी सेल के रूप में लेड एसिड के अलावा और कौन-कौन से ले सकते हो? ये पूछ रहा है। तो लेड, कैडमियम और निकल, ये 2 ले सकते हो। ठीक है बेटा? अब ये कह रहा है एक सीसा संचायक सेल में विद्युत ऊर्जा किसमें होती है? रासायनिक ऊर्जा में। खत्म।
अब ये कह रहा है खाली जगह लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ क्या होता है? आपको भी पता है स्पंजी लेड होता है, लेड पेरोक्साइड होता है और हाइड्रो सल्फाइड होता है। H2SO4 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पंजी लेड। स्पंजी लेड कहाँ लगाते हो? तो नेगेटिव टर्मिनल पर। अब ये कह रहा है एक सीसा संचायक सेल में लेड एसिड बैटरी के निर्माण के लिए कौन से अपघट्य का निर्माण किया जाता है? आपको भी पता है। क्या लेते हो? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हो। क्या लेते हो? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है? कहाँ है ये? जल में जल को ही बोलते हैं तनु, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक नहीं लेते, ये तो पेट में होता है आमाशय में होता है। ये नहीं, तनु हाइड्रोक्लोरिक नहीं, तनु सल्फ्यूरिक। गलत, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। अब ये कह रहा है सीसा सीसा अम्ल सेल में प्रयुक्त ऋणात्मक किस्म होता है। देखो बेटा ये याद ही कर लो। पॉजिटिव में क्या होता है? वो होता है PbO2, जिसको क्या बोलते हैं? लेड पर ऑक्साइड। लेड पर ऑक्साइड ये कहाँ होता है? ये पॉजिटिव में होता है, ठीक है? नेगेटिव में क्या होता है? स्पंजी लेड होता है, स्पंजी लेड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4, और वो भी कैसा बेटा? तनु, पानी मिला हुआ, ठीक है? तो देखो इसने क्या पूछा है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है शुद्ध लेड, जिसको ही बोलते हैं स्पंजी लेड, ठीक है? ये लो। अब ये कह रहा है एक ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बन कार्बन जिंक सेल बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ। उसमें ये बेलनाकार पात्र होता है, वो किसका होता है? जिंक का होता है। और ये जो इसके बीच में एक रॉड होती है, वो किसकी होती है बेटा? कार्बन की होती है, ठीक है? ये कार्बन किस रूप में काम करता है? कैथोड के रूप में, नहीं एनोड के रूप में। और जिंक किस में काम करता है? कैथोड के रूप में। अब अपने को क्या पूछा है? जस्ते का बना होता है, ये किसकी तरह कार्य करता है? मुझे बताओ, ये कार्बन किसकी तरह कार्य कर रहा है? आप बोलोगे एनोड। तो जिंक किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड। ये हो गया बेटा, ऐसे याद होने चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है? आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राई सेल है? ड्राई सेल क्या होता है? आपको पता है जिंक कार्बन सेल क्या होता है? ड्राई सेल होता है, जिसमें जिंक क्या होता है? कैथोड का कार्य करता है, और कार्बन क्या करता है? एनोड का कार्य करता है, ठीक है? चलिए ये लो बेटा। अब ये कह रहा है एक लेड एसिड में धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक। बेटा मैंने आपको 100 बार बताया है कि धनात्मक का जीवन काल हमेशा ऋणात्मक से क्या होता है? कम होता है। या ऐसे याद करो कि नेगेटिव प्लेट होती है, वो संख्या में क्या होती है? जो धनात्मक प्लेट होती है उससे एक ज्यादा होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। और इस नेगेटिव प्लेट का जीवन काल भी क्या होता है? ज्यादा होता है। कितना होता है? डबल होता है। तो धनात्मक का क्या होगा? आधा। भाई जीवन काल भी इसका क्या होता है? दुगना होता है, तो इसका तो आधा हो जाएगा, ठीक है? इसने धनात्मक का पूछा है बेटा। आगे चलो। अब ये कह रहा है लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर के रूप में क्या यूज में लेते हो? अरे सेपरेटर क्या होता है? ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसके बीच में ये क्या होता है? ये सेपरेटर होता है, ठीक है? ये क्या करता है? इसको शॉर्ट होने से बचाता है। शॉर्ट होने से बचाता है। और ये क्या होता है? छिद्र युक्त होता है, पोरस युक्त होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। अब ये कह रहा है लेड एसिड बैटरी में किसके नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए? बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करके लिखो प्लीज। लेड एसिड बैटरी में कभी भी 1.8 वोल्ट से कम पर डिस्चार्ज मत करना। लेड एसिड बैटरी को 1.8 से कम डिस्चार्ज मत करना। क्लिंग का दो, ठीक है? तो 1.8 मेरा सही है। आगे चलो। ये लो। अब ये कह रहा है एक लेड एसिड का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? बेटा ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। इसका ऊर्जा घनत्व होता है ना, वो लगभग लगभग कितना होता है? जितनी इसकी एम्पियर आवर क्षमता होती है। सर कितनी होती है? 80 से 90 होती है। और ऊर्जा घनत्व का ये पूछ सकता है, ये देखो वाट आवर बटे में एल। ये वाट आवर क्या है? ऊर्जा घनत्व। ये देखो ऊर्जा घनत्व यानी कि समझो, पहले इसका अर्थ समझ लो आराम से। इसमें छोटा टाइम लगने दो बेटा, नया क्वेश्चन है, ठीक है? देखो बेटा क्या है ऊर्जा घनत्व? ऊर्जा घनत्व। अब मुझे बताओ ये इसमें ये क्या है? ये क्या है? आप कहोगे ये द्रव है। बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या लिखा नीचे? लीटर। क्या लिखा? लीटर, ठीक है? अब ये क्या है? ऊर्जा का घनत्व है। अब बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है? आप बोलोगे वाट आवर ऊर्जा ले रहे हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वाट आवर प्रति लीटर, ठीक है? और ये कितना होता है? 80 से 90 होता है। कितना होता है? 80 से 90। और एक चीज और, लेड एसिड को कभी भी 1.8 से नीचे मत डिस्चार्ज करो, ठीक है? चलिए आगे चलो बेटा। तो 80 से 90 हो जाएगा। आगे चलो। अब ये कह रहा है लेड एसिड सेल में विशेष पावर क्या होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताओ लेड एसिड सेल का भार किस में लोगे? किलोग्राम में। और इसकी क्षमता किस में लोगे? वाट में। तो ये होती है 180।
कितनी होती है 180 वाट प्रति किलोग्राम क्या होती है इसकी विशेष क्षमता होती है। डीएमआरसी में आपका प्रश्न पूछा जाए। तो लेड एसिड में अगर विशेष क्षमता पूछेगा तो कितना होगा 180। अगर आपको ऊर्जा घनत्व पूछेगा तो कितना हो जाएगा 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से याद कर लो, हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार में बैटरी में इमरजेंसी बैटरी के रूप में, अब इमरजेंसी की बैटरी के रूप में तो एक ही होती है, वो क्या होती है लेड एसिड बैटरी। आपने देखी है, बिल्कुल देखी है, घरों में, सिनेमा घरों में, हर जगह देखी है। तो ये लेड एसिड बैटरी होती है। आगे आओ। अब ये कह रहा है सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली भंडारण बैटरी कौन सी है? बेटा लेड एसिड बैटरी ही है। इसीलिए हम उसका ऊर्जा घनत्व भी देखते हैं, उसकी एफिशिएंसी भी देखते हैं। ठीक है, चलिए ये लो। अब ये कह रहा है लेड एसिड बैटरी में अनावेशित अवस्था के दौरान एनोड पर लेड और कैथोड पर लेड पेरोक्साइड हो जाता है। जब भी बेटा ये ध्यान रख लो, अगर अनावेशित बोले ना, अनावेशित यानी कि अगर इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है तो दोनों प्लेटों पे PbSO4 आ जाएगा। दोनों प्लेटों पे क्या आ जाएगा? PbSO4, PbSO4, खत्म बात। ठीक है, चलो आगे चलो। अब ये कह रहा है आर्द्र लेड एसिड बैटरी में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो देखो, भंडारण क्षेत्र में जितना उच्च होगा, मुझे बताओ, आपको ये पूरा पढ़ना ही नहीं है। आप सिंपल सा ये बताओ, इसमें आर्द्रता क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही तो चार्जिंग का पता चलेगा। देखो, आर्द्रता उच्च होनी चाहिए, आर्द्रता निम्न होनी चाहिए, आर्द्रता उच्च होनी चाहिए, निम्न निम्न तो होनी ही नहीं चाहिए। तो मेरे दो तो चले गए। ठीक है, दो चीजें बची है। अब देखो, भंडारण कैसा होना चाहिए, आप खुद बताओ, इसमें भंडारण कैसा होना चाहिए? तो अच्छा होना चाहिए, और इसकी डिस्चार्ज की दर भी उच्च होनी चाहिए। तो बस इसमें देखो, ये भी उच्च है, ये भी उच्च है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। भंडारण क्षेत्र की भंडारण जितना निम्न होगा, अरे निम्न नहीं, निम्न से कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप, आर्द्रता दोनों ही कैसी होती है? उच्च होती है, क्योंकि इससे ही चार्जिंग स्टेज का पता चलता है। ठीक है, और दर भी क्या होती है? ऊपर होती है। आगे चलो। लेड एसिड सल्फेशन के लिए का कारण क्या है? आपको पता है सल्फेशन कब होता है? जब इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से इनकम्प्लीट क्या हो जाता है, वो यूज हो जाता है, इनकम्प्लीट। तो इसमें क्या हो जाता है? दोष आ जाता है। तो देखो, मंद आवेशन, अरे ये तो अच्छी होती है। ट्रिकल चार्जिंग तो रिफ्रेशमेंट के लिए होती है, ये अच्छी होती है। ठीक है, चालू करने के लिए। तीव्र आवेशन नहीं बेटा, इससे भी नहीं होती है। भारी आवेशन से भी नहीं होती है, ये अपूर्ण आवेशन के लिए होती है। यानी आपने 60% बैटरी चलाई और उसके बाद छोड़ दी, फिर 60% चलाई, तो उससे क्या होता है? एक स्मृति दोष आ जाता है। इसलिए अपन कहते हैं ये सल्फेशन किसके लिए होता है? इनकम्प्लीट चार्जिंग या डिस्चार्जिंग से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। अब ये अपने को कह रहा है लेड एसिड बैटरी में अति भारण और अति निर्वहन क्या होता है? सिंपल सा बात है, ज्यादा अगर डिस्चार्जिंग करोगे, ज्यादा चार्जिंग करोगे तो कौन सी समस्या आ जाएगी? बकलिंग दोष आ जाएगी, प्लेटों का मुड़ना, बकलिंग दोष कहलाता है। आगे चलो। अब कह रहा है विद्युत वाहक बल में किस ताप पर प्लेट में सल्फेशन प्रभाव आता है? अब बताओ, जब आप 1.8 से कम पर उसको यूज में ले रहे हो, यही होता है। लेड एसिड बैटरी में आप 1.8 से कम यूज मत लेना। तो देखो, 1.8 या इससे कम लेने पर इसमें क्या हो जाता है? बकलिंग की समस्या आ सकती है, सल्फेशन की समस्या आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 2.8 तो होता ही नहीं। आगे चलो। अब ये कह रहे हैं सारे सेल में इलेक्ट्रोलाइट में एक क्षार और क्या होता है? एक क्षार और क्या होता है? सिंपल सी बात है। सारे सेल का मतलब क्या बात कर रहा है ये? लेड एसिड की नहीं, ये तो एसिड बैटरी है। इसकी बात कर रहा है निफे सेल की, एडिशन सेल की। और एडिशन सेल जो होता है ना, एडिशन सेल, इसी को आप क्या बोलते हो? निकल आयरन सेल कहते हो। ठीक है, कहते हो। इसमें धनात्मक जो होता है वो निकल हाइड्रोक्साइड का होता है, और ऋणात्मक किसका बनता है? वो बोलेगा स्पंजी लेड का या आयरन का। तो इसमें एक क्षार होता है और एक क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो सब लेड एसिड के हिस्से हैं। तो क्या हो जाएगा? निकल आयरन या फिर निकल कैडमियम सेल, ये दो होते हैं। ठीक है, चलो। निकल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकल हाइड्रोक्साइड होता है और निकल शल्क बने होते हैं। क्या होते हैं? एक परत वाले, एकल परत वाले, एकांतर रूप में। ठीक है, एकांतर यानी कि 1 by 1, डाउन में नहीं, अग्रिम में नहीं। क्या होता है? एकांतर परत में, वैसे ही प्लेटों की तरह। अब ये क्या दिया हुआ है? सारी सेल यानी कि बेस सेल में निकल हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और निकल पाउडर यानी कि निकल का इस्तेमाल किसमें होता है? अब बताओ, निकल हाइड्रोक्साइड किसमें बनेगा? अभी तो बताया, धनात्मक प्लेटों के जैसे
आगे चलो। अब ये कह रहा है लेड एसिड सेल की तुलना में निकल एसिड में क्या होती है? लेड एसिड की दक्षता ज़्यादा होती है कि कम होती है? सर लेड एसिड की तुलना में निकल की तो ज़्यादा होती है ना। लेड एसिड में अपने को ध्यान नहीं रखना पड़ता, बस ये सब फ़ायदा है। बाकी इसकी दक्षता, अब देखो इसकी तुलना में कह रहा है, निकल की दक्षता पूछ रहा है, तो इसकी तो कम होती है ना। लेड एसिड की तुलना में इसकी ज़्यादा होती है, तो लेड एसिड की तुलना में निकल से बने सेल की दक्षता क्या होती है? कम होती है। इसकी तो दक्षता ज़्यादा होती है, कितनी होती है? 90 से लगाकर 80-90 तक होती है। आगे चलो। ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक सेलों का समूह क्या कहलाता है? बैटरी। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करो, आगे चलो। सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। निम्न में से कौन-सा सही है? अब देखो, सेल बैटरी से बने होते हैं। अब सेल बैटरी से बने होते हैं कि बैटरी सेल से बनी होती है? सर बैटरी सेल से बनी होती है। तो भाई साहब आप तो गलत। बैटरी सेलों से बनी होती है, बिल्कुल सही है। बैटरी अर्धचालकों से बनी होती है, कोई ज़रूरत नहीं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट चालक भी होता है। बैटरी में रसायन होता है, इसमें कोई सेल नहीं होता है, गलत। आगे चलो। अब ये कह रहा है निकल आयरन सेल किस प्रकार का है? चाहे लेड एसिड हो, चाहे निकल हो, ये दोनों ही क्या है? द्रवित सेल है, लिक्विड वाले सेल है, क्योंकि उसके अंदर H2SO4 होता है, उसमें KOH होता है। ठीक है? यानी कि गीला है और द्वितीयक सेल है, प्राथमिक सेल नहीं है दोनों ही। शुष्क द्वितीयक नहीं है, ये गीले और द्वितीयक सेल है। आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा निकल कैडमियम का लाभ है? निकल कैडमियम का लाभ क्या होता है? सिंपल सा ये बताओ। सबसे पहले ये दूसरे सेलों से अधिक आम आम होता है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका भीतरी प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, तो ये लाभ धोना है, ये तो हानि है। स्वयं निर्वहन सेल्फ डिस्चार्जिंग कम होता है। अरे सेल्फ डिस्चार्जिंग कम होता है, ये भी लाभ धोना है। एक इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH, और KOH का क्या होता है? ये एक क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है? चलिए, और क्षारीय प्रकृति का होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? कम करोड़ होगा। लेड एसिड बैटरी में कितने सेल को श्रेणी क्रम में लगाएँ कि बैटरी में कितनी एम्पीयर की धारा हो जाए? 200 एम्पीयर की कितनी धारा चाहिए? 12 वोल्ट। मुझे बताओ कितने सेलों को लगाएँ? नंबर चाहिए, तो इसका कोई रोल है क्या? नहीं। आपको सिंपल सा ये ध्यान रखो, मुझे 12 वोल्ट चाहिए। कितनी यानी कि N, और एक लेड एसिड सेल का वोल्ट कितना होता है? 2, 2 होता है, ठीक है? तो यहाँ से सिंपल सा निकल निकल गया 12/2 यानी कि 6। इसमें कहाँ मेरे को 100 आर चाहिए, ठीक है? चलिए, ये आपके DMRC में आया था क्वेश्चन, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन-सा लेड एसिड का अवगुण है? यानी कि दोष पूछा है बेटा। तो लेड एसिड का कौन-सा दोष है? यही दोष है कि अगर सेपरेटर खराब हो जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा तो आयन फ्लो नहीं हो पाएँगे, बस खत्म बात। ये शॉर्ट सर्किट इसका दोष है, बिल्कुल है। सेपरेटर खराब होगा तो ये इसका दोष है? हाँ है। इसका EMF स्थिर होता है, ये दोष तो नहीं, ये तो अच्छी बात है। बार-बार चार्ज किया जाता है, ये भी अच्छी बात है, और स्थिर करंट होता है, ये भी अच्छी बात है। शॉर्ट सर्किट ये दोष है, ठीक है? आगे चलो। अब ये कह रहा है लेड एसिड सेल में गैस से निकलने का क्या अर्थ है? गैस से निकलने का मतलब यही है कि वो चार्ज हो गया है। क्योंकि जैसे ही ये चार्जिंग होगी ना, तो चार्जिंग जैसे ही होगी तो इसमें यूँ गैसें निकलने लगेगी, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन निकलने लगेगी। और गैस से निकलने का अर्थ यही है कि चार्जिंग की प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्या हो गई? चार्जिंग की प्रक्रिया कैसी हो गई? समाप्त हो गई है। ठीक है? चलो आगे चलो। डिस्चार्जिंग समाप्त नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या हो जाएगी? चार्जिंग की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता में गैस कैसे निकलेगी? भाई गैस क्यों निकल रही है समझो, क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर रिएक्शन हो रही है, यानी कि अब उसके अंदर रिएक्शन होने लगी है, तो यानी कि वो चार्जिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस वही तो है। आगे चलो। ये कह रहा है प्लेटों के ऊपर 1 सेंटीमीटर तक इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बढ़ाते हैं, इसी को तो टॉपिंग अप लेवल कहते हैं, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगी? दक्षता कम हो जाएगी। आगे चलो। के लिए लेड एसिड का आसुत जल डाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ये देखो बेटा, इसको ही टॉपिंग अप कहते हैं, मैं इसी कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिंग यानी इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को थोड़ा सा बढ़ा देना, टॉपिंग अप कहलाता है। अब ये कह रहा है संग्राहक बैटरी यानी कि स्टोरेज बैटरी यानी कि सेकेंडरी बैटरी की क्षमता किस पदों में होती है? तो आपको भी पता है किस में होती है? एम्पियर आर में होती है। तो इसके उपयोग की समयावधि पर डिपेंड करती है? नहीं भाई साहब, इसके द्वारा दी गई एम्पियर घंटे पे करती है। ये देखो बेटा, एम्पियर आर है ना, बस। बैटरी की संख्या पर नहीं, इसमें भी नहीं। चलो।
बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्न में से विद्युत मापदंड पर संयोजन बैटरी की स्वास्थ्य का निर्धारण कौन करता है? मेरे को बताओ, भार कभी कर सकता है क्या? भार तो हमेशा समान ही रहता है बैटरी का। नहीं, बिल्कुल गलत। मेरे को बताओ, धारा, तापमान और ये कर सकता है क्या? धारा कैसे करेगा? तापमान कैसे करेगा? मुझे ये बताओ, ये भी गलत। ऊंचाई कैसे करेगी? ये भी गलत। हाँ, इसका वोल्टेज कैसा है, इसकी धारिता कैसी है, इसकी दक्षता कैसी है, इसकी एम्पियर आवर क्षमता देखी जाती है, वाट आवर देखी जाती है, इसकी धारिता देख सकते हैं कि कैपेसिटी कैसी है, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कैसा है और वोल्टेज कैसा है, ये सारे देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अब ये फिर से अच्छा क्वेश्चन है। एक बैटरी में 18 है, 6 एम्पियर तक आवेशित करते हैं, फिर 18 इंटू 3.5 पर क्या है, अनावेशित करते हैं। तो बैटरी की दक्षता, बेटा मैंने कैसे बताया था, बैटरी की दक्षता कैसे निकालते हैं? एम्पियर आवर से निकालते हैं, और नीचे भी क्या होता है, एम्पियर आवर। लेकिन ऊपर एम्पियर आवर कौन सा होता है? बैटरी को पहले क्या करोगे, चार्ज, तो ये होता है चार्जिंग के समय का। फिर बैटरी को क्या करते हो, डिस्चार्ज, तो ये होता है बेटा डिस्चार्जिंग के समय का। इंटू क्या होता है बेटा, 100। बस इसको लिख दो। तो दक्षता बराबर चार्जिंग के समय क्या है, सबसे पहले क्या देखो, आवेशित ये रही, तो 18 इंटू 6, तो नीचे लिखोगे 18 इंटू 6। डिस्चार्जिंग के समय 28 इंटू में 3.5, ये लो बेटा 28.3.5, ये पॉइंट उड़ाया तो 10। मुझे ऐसा लग रहा है ये किया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, क्षमता होती है, दो होती है, एक एम्पियर आवर, एक वाट आवर। चाहे एम्पियर आवर हो चाहे वाट आवर हो, दोनों ही क्या होती है, 70 से ऊपर होती है। तो दक्षता देख लो बेटा, 70 से ऊपर होगी। ये तो 1.5 बहुत कम होगी। क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, खत्म। आंसर हो गया 90.5। इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ, एग्जाम में हर क्वेश्चन हल नहीं करते। देख लो, आपके सामने देख लो। आगे चलो। अब ये कह रहा है आदर्श मामले में 100 एम्पियर में कितनी चार्जिंग होगी, जल्दी से बताओ, मुझे बताओ। 100 एम्पियर है और ये आदर्श है। अच्छा, तो देखो 100 एम्पियर और आर, मुझे बताओ, एक बैटरी लगाते हो आप, किसी भी, कहाँ कहाँ लगाओगे बैटरी को? तो आप बोलोगे सर बैटरी को हम कारखानों में लगाएंगे। चलो मान लिया, कारखानों में शिफ्ट कितनी होती है? आप बोलोगे 3। हर शिफ्ट में कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे होते हैं। तो बस इसको मैं 8 घंटे के लिए चलाऊंगा, 8 आर के लिए, तो मेरा एम्पियर निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। देखो आई निकल जाएगा। ये आर से आर कट गया, और ये 8 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5। यानी कि मैक्सिमम कितना आ सकता है, 12.5। अब देखो 12.5 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो इसको क्या लगाएंगे अपन, 10 एम्पियर। ठीक है, कैसे निकाला? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 3 शिफ्ट चलती है 8-8 घंटे की, तो बस खत्म। चलिए बेटा अगला। जब किसी चालक को विलयन में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ चालक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट को धारा में प्रवाहित किया जाता है। जब किसी चालक विलयन में, यानी कि किसी भी वो आयंस में धारा प्रवाहित होती है, तो विलयन का रंग किस में परिवर्तित होता है? तो विलयन का रंग नहीं, विलयन में किस तरह से क्रिया होती है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। यही तो धारा का रासायनिक प्रभाव है। ये देखो बेटा, ये तो याद हो गया। अब किसी अपघटनीय प्रक्रिया में एम अगर द्रव्यमान है तो क्या हो जाएगा, फैराडे का पहला नियम। कौन सा नियम है पूछेगा तो आप बोलोगे फैराडे का अपघटन का पहला नियम। अपघटन का पहला नियम क्या है, Z बराबर एम आई टी। देखो बेटा Z बराबर एम आई टी कहाँ है, ये रहा। आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अपघटन के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? अरे तनु किस में होता है, तो आप सीधा सा बोलोगे लेड एसिड बैटरी में। किस में होता है, लेड एसिड बैटरी में। ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है लेड एसिड बैटरी में वाट आवर क्षमता कितनी होती है? आपको पता है वाट आवर क्षमता क्या होती है, एम्पियर आवर से कम होती है। कितनी होती है, 70 से 80। कितनी होती है, 70 से 80। तो देखो इधर डाल दो 70, इधर डाल दो 80, ये बन गया आपका हार्ट और आपको मिल गया नंबर। आगे चलो, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। ये कह रहा है लैपटॉप की बैटरी पैक करने में क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आजकल ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसीलिए अपने को लिथियम बैटरी का पूछा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा कौन सी यूज आएगी, तो आप बताओगे लिथियम। लेकिन सोलर सेल हो जाएगा तो फिर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो बताओ लैपटॉप के अंदर जो बैटरी होती है वो कौन सी के लेप, वो किससे कवर्ड होती है? वो होती है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, चलिए। समानांतर में दो सेलों के समूह में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? मुझे बताओ, जब भी मुझे दो सेलों को समानांतर में रखेगा, तो अगर ये भी दो है ये भी दो है तो क्या चार हो जाएगी? नहीं, समानांतर में वोल्टता क्या होती है, समान होती है।
तो ईएमएफ मेरा क्या रहता है? स्थिर रहता है, समान रहता है। तो देखो, समानांतर रहने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? अगर मैं मान लो 4 है या 2 है, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ, फ़र्क पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर समान होगा ना तो ठीक है, चलो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, धारा बढ़ जाएगी। उनके पास समान एम्पीयर घंटा होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक समय में आंतरिक प्रतिरोध नहीं, उनके पास एक ही ईएमएफ होना चाहिए। चलो एक ईएमएफ होगा तो धारा प्रवाह भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इसलिए। चलो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलो। अगला क्या है? बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया क्या है? मुझे बताओ बूस्ट से क्या समझ में आ रहा है? बूस्ट से यानी कि तेज़ी से। तेज़ी से क्या डालोगे? धारा डालोगे यानी वोल्टता कैसी रखोगे? निम्न। अब देखो, तो देखो लंबे समय तक बूस्ट चार्जिंग कोई भी कार्य आप तेजी से करोगे वो थोड़े समय के लिए होगा या कम ज्यादा समय के लिए? आप बोलोगे थोड़े समय के लिए होगा, तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज करो। उच्च धारा होनी चाहिए, न्यून धारा नहीं होनी चाहिए। तो देखो दो ऑप्शन तो मेरे हो गए कैंसिल, ऑप्शन ए या बी। अब उच्च धारा कम समय के लिए होती है तो इसको बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग। क्या बोलते हैं? बूस्ट चार्जिंग। उच्च धारा कम समय के लिए, ऑप्शन नंबर सी। स्टोरेज बैटरी यानी कि सेकेंडरी बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग किसके लिए होती है? आपको पता है ये होती है रिफ्रेशमेंट के लिए, शुद्ध करने के लिए, ठीक है? तो देखो क्या होता है इसमें, इससे संरक्षित सेल की वृद्धि होती है? नहीं भाई साहब। इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बना रहता है? नहीं। इलेक्ट्रोलाइट का स्तर तो टॉपिंग अप से होता है। सल्फेशन रोकने के लिए? नहीं। बैटरी के उपयोग की अवधि बढ़ाने के लिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि बैटरी को अपन ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो उसमें दोष आ जाते हैं, इसलिए अपन को उसको रिफ्रेश बनाना पड़ता है, तो ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। आगे चलो। अब ये कह रहा है सेल के प्लेट की क्षेत्रफल की वृद्धि करने पर क्या होगा? अगर मान लो सेल का प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा सोचो। आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। अगर सेल का ये क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो बताओ प्रतिरोध कम होगा या नहीं होगा? प्रतिरोध कम होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अप्रभावित होगा। देखो अप्रभावित हो रहा है क्या? क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बना किससे? इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोड से, ठीक है? तो अप्रभावित होगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। प्लेटों के बीच में खाई बढ़ाने पर प्रभाव? नहीं बेटा। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है? नहीं, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का भी कम हो जाएगा ना प्रतिरोध। ठीक है, बस ये। आगे चलो। इसलिए प्लेटें बड़ी-बड़ी भी बनाते हैं, आपको पता हो तो। ये कह रहा है चार्ज करते समय लेड एसिड बैटरी में विशेष घनत्व क्या होता है? आपको पता है बढ़ जाता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए सॉरी। ये कह रहा है यदि किसी बैटरी में अंकित प्रतिरोध 1.2 है तो सेल क्या है? मुझे बताओ। अगर 2 होता तो क्या होता? निश्चित तौर पे लेड एसिड बैटरी। 1.5 होता तो वोल्ट 1.5 होता तो शुष्क सेल, 1.08 होता तो वोल्टाइक सेल। तो लेड एसिड तो ये हो नहीं सकता, जिंक हो नहीं सकता, लिथियम में तो ये लैपटॉप में यूज करते हैं। तो बचा क्या? निकल कैडमियम। इसमें क्या है? 1.2 प्रति सेल वोल्टेज होता है, ठीक है? प्रति सेल वोल्टेज, यही कह रहा है प्रयुक्त सेल। आगे चलो। अब ये कह रहा है बैटरी संतुलन में, बैटरी बैलेंसिंग में किसकी वृद्धि होती है? सिंपल सी बात है, बैटरी का जीवन काल बढ़ता है और इसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिकल चार्जिंग। अब देखो, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल के लिए सर्वाधिक अवधि रखता है? मुझे बताओ प्राथमिक सेल के लिए सर्वाधिक अवधि कौन रखेगा? ये गलत है बेटा। कार्बन सिंक नहीं। अगर ऑप्शन में लिथियम सेल है तो यही रखेगा ना। कौन रखता है? लिथियम सेल। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टा प्रणाली की चार्जिंग में क्या आवश्यक होता है? मुझे बताओ। परिवर्तनीय होना चाहिए क्या? कोई भी चीज परिवर्तनीय होनी चाहिए क्या? नहीं, नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी क्या होगी? स्थिर धारा होगी और एक स्थिर वोल्टा होगी। तो देखो, जो स्थिर धारा से काम होगा ना, उसमें क्या होगा? इसको मतलब ये देखो स्थिर धारा से अच्छा काम होगा, ये समझ लो। तो स्थिर वोल्टा सापेक्ष क्या होगा? घटकर आधा रह जाएगा। चलो रुको। आधे से बढ़ जाएगा? नहीं, ये बढ़ दे घटना नहीं, समान नहीं। तो आप सिंपल सा देखो, जो स्थिर धारा प्रणाली होगी उसमें एक कांस्टेंट से उसको चार्ज किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद स्थिर वोल्टा प्रणाली में जो समय रह जाएगा ना, वो जस्ट आधा हो जाता है उससे, ठीक है? क्योंकि धारा है इसलिए। आगे चलो, आगे चलो। अब ये कह रहा है धारा नियंत्रक या कंट्रोल मोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है बैटरी को तेज चार्जिंग करने के लिए नहीं। ये क्या है? कंट्रोल मोड। और किसका? धारा का। बैटरी को सतत चार्जिंग करने के लिए। ये देखो धारा को भी है और फिक्स करेगा।
अब मुझे कोई बताओ धारा को स्थिर करने के लिए कौन-सा डिवाइस यूज़ लेगा? तो आपको भी पता है धारा को स्थिर करने के लिए मैं ऐसा कंट्रोलर लूँगा और उस कंट्रोलर में क्या लगे हुए रहते हैं रेक्टिफायर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ठीक है? चलिए, धीमी करने के लिए नहीं, परिवर्तित नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए। आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी रिचार्जेबल ड्राई सेल है? नहीं है, नहीं है। अब कौन-सी नहीं है? एल्कली नहीं है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? शुष्क। भाई निकल मेटल तो होती है ना, ये तो सेकेंडरी है। लिथियम भी होती है, बैटरी में लगती है और निकल कैडमियम ये भी बैटरी में लगती है। एल्कली यानी कि शुष्क वाली को वापस चार्ज नहीं कर सकते। आगे चलो। ये कह रहा है नियत वोल्टा की चार्जिंग किस में मदद करता है? तो बताओ नियत वोल्टा यानी कि वो तेजी से चार्ज कर लेगा, फटाफट से कर लेगा। तो ट्रिकल चार्जिंग के लिए नहीं, इसमें तो धीरे-धीरे वाली होती है। मतलब एक धीरे मान की धारा को लंबे समय तक करना पड़ता है, तो वो ट्रिकल चार्जिंग। मंद गति वाली नहीं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं, तेजी से चार्ज करने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं किसमें? नियत वोल्टा। ठीक है? अच्छा, आगे चलो। अब कहते हैं एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है? सिंपल सी बात है, एवलांची ब्रेकडाउन डायोड में भी नहीं देखते थे, सडन एकदम करंट मिल जाता था, है ना? बस वो। तो इसमें क्या होता है, तेजी से आयनाइजेशन प्रक्रिया हो जाती है। किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की। तो एवलांची ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये डायोड का क्वेश्चन है। अब जैसे एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है? जो नेगेटिव बायस में अगर मैं वोल्टा बढ़ाऊँगा तो सडनली मेरे पास करंट बढ़ जाएगा, उसको मैं कहता हूँ एवलांची ब्रेकडाउन। और ये एवलांची ब्रेकडाउन होता है, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। एवलांची वोल्ट ब्रेकडाउन हमेशा 6 वोल्ट से कम होता है, ये 6 वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो ये क्या है? एक आयनीकरण का प्रभाव है। ठीक है? चलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे हैं, वैसे भी 10-12 हज़ार क्वेश्चन हैं, तो इतना अगर टीम ने कर दिया वही बहुत है। ठीक है? चलिए, एक सेल में वाट घंटा क्षमता और एम्पीयर का अनुपात कितना हो जाएगा? आ जाओ बेटा। एक होता है वाट आवर क्षमता, एक होता है एम्पीयर आवर क्षमता। मुझे बताओ वाट आवर क्षमता कितनी होती है? आप बोलोगे 70 से 80। एम्पीयर कितना होता है? 80 से 90। मुझे बताओ ये नीचे वाला बड़ा है कि नहीं है? तो इसका मान हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। 1 से कम होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है? चलिए, अब ये कह रहा है, यदि बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़े, तो R1, R2 और R3 पर वोल्टा क्रमशः 10, 15 और 20 है, तो कुल वोल्टा कितनी है? अरे श्रेणी क्रम है बेटा, श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाएगा सिंपल सिंपल। ये कितनी है? 10 वोल्ट, ये क्या है? 20 वोल्ट, ये क्या है? 30 वोल्ट और यहाँ अगर ये टर्मिनल वोल्ट है, तो जो दिया है वही तो लेगा, बस। तो क्या हो जाएगा? 10 + 20 + 30 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट। आगे चलो। अब ये कह रहा है किसी एल्कलाइन सेल यानी कि सारे सेल में 12 घंटे में 4 एम्पीयर की नियत धारा पर अनावेशित किया जाता है। यानी कि नियत धारा पे अनावेशित करना यानी कि उसको क्या करना? वो डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है? उसकी सामान्य समय आवेशित करने में कितना लगता है? 20 घंटे में 3 तो एम्पीयर आवर क्षमता। वापस से वही करो बेटा। देखो इसको भी कॉमन सेंस से कर सकते हैं लेकिन सारे ही क्वेश्चन क्या है 70 से ऊपर है। बस एक नहीं होगा मुझे ये पता है। अब देखो इसको निकालते हैं। तो क्षमता बराबर मैंने आपको क्या समझाया था? एम्पीयर आर बटे में एम्पीयर आर। पहले क्या करोगे? चार्जिंग करोगे, फिर क्या करोगे? इसकी डिस्चार्जिंग करोगे। इसमें करोगे डिस्चार्जिंग करोगे। बहुत बढ़िया। अब देखो, जब बेटा आपने चार्जिंग की है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? एल्कलाइन सेल को ये देखो आवेशित करो। आवेशित का मात्रक क्या है? ये रहा। आवेशित क्या है? 20 घंटे चलाया 3 एम्पीयर के लिए, ठीक है? नियत धारा से। फिर मैंने डिस्चार्जिंग की है, कितने? 12 और 4, तो यहाँ लिखो 12 और 4 इंटू कर लो बेटा 100, ठीक है? कोई डाउट नहीं। इसको काटा तो ये कितना हो गया? 4, इसको काटा तो ये कितना हो गया? 5, ठीक है? 5 से काटा तो ये कितना हो गया? 20। तो देखो बेटा इसकी क्षमता कितनी निकल गई? इसकी क्षमता निकल गई, देखो 4 इंटू 20 यानी कि 80%। आसान है ना? आसान है ना? बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? निकाल दोगे? चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है 5 ओम के 2 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ये लो बेटा, ये 5, ये 5, ये 5 और ये भी 5। 12 वोल्ट की बैटरी से इसको संयोजित किया जाता है। ये लो बेटा 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब पूछ रहा है बहने वाली धारा, ये लो बहने वाली धारा। तो धारा बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आप बोलोगे I इंटू आर। अब I निकालना है, वो क्या हो जाएगा? V बटे आर। और इसका R क्या है? R1 और R2। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे में 5 + 5। V कितना है? आप बोलोगे 12 बटे में क्या हो जाएगा? 10। तो I कितना हो गया मेरा? सिंपल सा 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर, बस खत्म। बेटा ऐसे ही तो करना है और क्या करना है? चलो।
अब ये कह रहा है 2 वोल्ट और 4 एम्पीयर के 4 सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा तो बैटरी बनेगी, कुल वोल्टता बताओ। इस क्वेश्चन को सच्ची बताओ, करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, सर यही तो मैं समझा रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अब ऐसे अगर मैंने 4 सेलों को लगा दिया, ये लगा दिया, तो समानांतर में वोल्टता तो समान रहती है। समानांतर में वोल्टता समान रहती है, तो प्रभावी मेरा V कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट ही हो जाएगा, खत्म। श्रेणी तो है ना जो मल्टीप्लाई करूँगा। आगे चलो। अब कह रहा है यदि 6 सेल है 12 वोल्ट के समानांतर में जुड़े हैं तो आउटपुट वापस से करने की ज़रूरत है क्या? अरे 6 क्या 600 लगा दो आप, 6 क्या 600 लगा दो आप। अगर एक 12 वोल्ट का है तो मेरा तुल्य वोल्टता भी क्या हो जाएगी? 12 वोल्ट ही रहेगी जब समानांतर में होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन तो आपको याद हो गया। विद्युत अपघटन में क्या होगा सूत्र? मुझे पता है क्या होता है। ये फैराडे का कौन-सा है? अपघटन का पहला नियम है। फैराडे के अपघटन का पहला नियम है, कैसे है? Z बराबर क्या होता है? MIT, ठीक है? Z बरा एक मिनट, M बराबर क्या होता है? ZIT। M बराबर क्या होता है? ZIT। बेटा ये है क्या M बराबर ZIT? M बराबर T, Z का है। चलो भागो इधर से। M बराबर ZIT बिल्कुल है। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं। तो बेटा क्या हो गया? M बराबर ZIT और M का मान क्या है? आप बोलोगे ग्राम में, ठीक है? और IT बराबर क्या है? बेटा यही तो है आवेश। आगे चलो। ये बेटा याद करो। कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मैंने अभी तक 2 रासायनिक तुल्यांक आपको बोला है याद करने का। एक तो क्या याद करोगे बेटा? कॉपर का, और एक सल्फेट का, ठीक है? सल्फेट का कितना होता है? इसका होता है 0.4911 और एक होता है कॉपर का। कॉपर का कितना होता है? 0.3, 0.3 याद कर लो, पर 3 से भी नहीं होगा, 29 मिलीग्राम प्रति कूलाम, ठीक है बेटा? मिलीग्राम प्रति कूलाम। ये बेटा याद करने का है। 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम, याद कर लेना बेटा प्लीज़, है ना? चलो आगे चलो। ऑप्शन नंबर 2। और प्लीज खाएं का, आपको तो एग्जाम देना है, ठीक है? करना ही। आगे चलो। किसी 5 सेंटीमीटर गोले में 11.18 ग्राम की चांदी निक्षेपित करने में कितनी विद्युत धारा है? बेटा फॉर्मूला आपको आता है? हाँ बिल्कुल आता है। क्या फॉर्मूला है? आपको पता है M बराबर क्या होता है? ZIT। M बराबर क्या होता है? ZIT, ठीक है? 5 सेंटीमीटर है, निक्षेपित करने के लिए कितनी धारा की जरूरत होगी? ठीक है, 5 सेंटीमीटर के गोले के अंदर निक्षेपित करने के लिए कितनी धारा की जरूरत होगी? और इसके अंदर ये M है भार, इसको मैं लिख देता हूँ कूलाम। चलिए मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया कूलाम, तो M बराबर क्या हो जाएगा? Z इंटू क्यू, ठीक है? बेटा इस क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट डेटा है, इनकम्प्लीट डेटा है, क्योंकि इसमें Z भी नहीं है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? M बटे में Z, Q बराबर M बटे में Z, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं होगा, नहीं। बेटा इसमें कुछ इनकम्प्लीट डेटा है, आप ध्यान रख लो। 1 इंटू 10 टू द पावर 4। देखो ऐसे भी देख सकते हो, 1 एम्पियर, और ये तो बहुत ज़्यादा है। और अपने को क्या पूछा है? कितनी विद्युत धारा की ज़रूरत होगी है, और आंसर भी कूलाम में। नहीं बेटा, ये इनकम्प्लीट डेटा है, इनकम्प्लीट डेटा है। आगे चलो, ये लो। ये कह रहा है जो लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं उन्हें क्या पहनना चाहिए? उन्हें सब कुछ पहनना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या है? केमिकल है बेटा। केमिकल बहुत नुकसान करता है, चाहे उसके अंदर H2SO4 हो तो भी वो नुकसान करता है, प्रबल सार होता है। तो देखो, उन्हें रबड़ के एप्रिन पहनना चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्हें जूते और मोजे पहनने चाहिए, बिल्कुल सही है। गॉगल्स भी लगाना चाहिए, कवच भी लगाना चाहिए, तो सारे ही सही है। आगे चलो, आगे चलो। अब ये अपने को कह रहा है कार्बन जिंक सेल के अंदर अपघट्य कौन सा होता है? तो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड। कैसे पता चला? तो देखो, कार्बन जिंक सेल होता है ना, इसको ही अपन क्या कहते हैं? शुष्क सेल, जिसमें बीच में क्या होता है? कार्बन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? जिंक होता है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। अब देखो, इसके अंदर जो थैली होती है ना, उसके अंदर क्या क्या भरा होता है? एक तो MnO2, इसको बोलते हैं विध्रुवक, ये 10 अनुपात में होता है। एक होता है कार्बन, जो किस में होता है? एनोड के रूप में होता है, ये भी 10 अनुपात में होता है। एक क्या होता है इसके अंदर? अमोनियम क्लोराइड। बेटा ये रहा अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड, ये क्षारीय प्रकृति का है। ये क्या है? क्षारीय प्रकृति का, ये होता है 2। और एक क्या होता है? जिंक क्लोराइड, ठीक है? ये होता है 1। इस तरह से। तो ये जो है ना अमोनियम क्लोराइड, यही इसका क्या है? विद्युत अपघट्य है, ठीक है बेटा? चलिए आगे चलो। ये फिर से अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एडिसन सेल की बैटरी किसकी बनी होती है? तो निकल या स्टील की बनी होती है, ठीक है? बैकलाइट की नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आगे चलो। एडिसन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशेष घनत्व, तो बेटा ये तो याद करना पड़ेगा। एडिसन सेल में कितना होता है? इसको मैंने कैसे याद किया था आपको? मैंने याद किया था √2 से थोड़ा सा कम। तो देख लो, √2 से थोड़ा सा कम 1.2 है ना? इसका होता है 1.21 इलेक्ट्रोलाइट का विशेष घनत्व होता है।
ठीक है, आगे चलो। अब ये क्या है? बैटरी का कार्यकाल सबसे का क्या पूछा है? आरोही क्रम। आरोही क्या होता है सबसे पहले? आरोही होता है घटता क्रम। आरोही क्या होता है? घटता क नहीं, आरोही होता है बढ़ता क्रम। आरोही क्या होता है? बढ़ता क्रम। अवरोही होता है घटता। एक तो इंग्लिश, हिंदी में ऐसा है। आरोही यानी कि क्या होता है? बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? यानी कि सबसे पहला वाला जो होगा वो सबसे कम, उसके बाद बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है? तो क्या पूछा है? बैटरी का। सबसे ज़्यादा इनमें से जीवन काल किसका होता है? आप बोलोगे निकल कैडमियम का, फिर निकल आयरन सा यानी कि एडिशन का, और उसके बाद ये। तो इसने तो सबसे ज़्यादा लेड एसिड का है, ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद सबसे कम किसका हो जाएगा? लेड एसिड, फिर एडिशन और फिर निकल। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। देखो बेटा, लेड एसिड, एडिशन और सेल, ऐसे ही अपन पढ़ते भी है। सेकेंडरी सेल पढ़ते हैं ना, सबसे पहले लेड एसिड पढ़ते हैं, फिर निकल आयरन पढ़ते हैं, और फिर अपन क्या पढ़ते हैं? निकल कैडमियम। निकल आयरन को ही बोलते हैं एडिशन। ये बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है बेटा। एडिशन को क्या बोलते हैं? निकल आयरन, निफे सेल, निकल आयरन सेल। ये ध्यान रखना बेटा। आगे चलो। एक लेड एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या बताता है? इसके चार्ज की स्थिति बताता है। ठंडी के मौसम में हिमीकरण यानी कि जमाव से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का विशेष घनत्व कितना रखा जाता है? तो 1.225 रखा जाता है, ताकि ये क्या है? जमे नहीं। ठीक है? और ये 1.2 ही आपको अभी याद आ रहा है। 1.21 किसका होता है? जल्दी से याद कर लो, अभी हाथों हाथ याद कर लो। निकल कैडमियम सेल का। ठीक है, चलिए आगे चलो। 1.2522 रखा जाता है ताकि वो जमे नहीं। अब ये कह रहा है सीसा अम्ल सेल में ऋणात्मक पट्टिका किसकी होती है? वापस से याद करो, पॉजिटिव होती है लेड ऑक्साइड की, PbO2। नेगेटिव होती है स्पंजी लेड की। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे चलो। अब देखो, सौर सेल का ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब मुझे बताओ, सौर सेल का ताप गुणांक, ये सौर सेल है, इसमें ताप बढ़ाने पर शक्ति पूछ रहा है, ताप गुणांक नहीं पूछ रहा है। ताप गुणांक नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शक्ति कैसी होती है। तो जैसे ही आप इस पे, जैसे इस पे लाइट बढ़ाओगे, तो ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। भाई सोलर सेल किसके बना होगा? सेमीकंडक्टर से बना होगा। और सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक क्या होता है? एनटीसी होता है। यानी इस पे जैसे ही ताप बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसकी धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वोल्टता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और एक मिनट, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है? अब इसने क्या पूछा है? निर्गत शक्ति क्या होती है? अब मुझे बताओ, ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हुआ? घटा। तो देखो, ताप में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किससे बना है? सेमीकंडक्टर से, तो गलत है। ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है? नहीं, ताप में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर घटता है, एनटीसी होता है। तो ये भी नहीं होगा। ताप में वृद्धि के साथ घटता है, ताप में वृद्धि के साथ घटता है, ताप में वृद्धि के साथ घटता है, बिल्कुल। ताप में वृद्धि के साथ घटता है, बिल्कुल सही है। ये देखो, ताप में वृद्धि के साथ घटता है। ताप में कमी के साथ घटता है, ताप में कमी नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, ताप में वृद्धि के साथ घटता है, ताप में वृद्धि के साथ घटता है। पर इसने क्या पूछा है? निर्गत शक्ति पूछी है, निर्गत शक्ति पूछी है। रुको एक बार, इसने प्रतिरोध नहीं पूछा है, इसने प्रतिरोध नहीं। ताप में वृद्धि के साथ इसमें क्या हो जाएगा? एक मिनट रुको। जैसे इसने ताप में वृद्धि की है तो प्रतिरोध घटा है, ठीक है, यानी कि इसकी चालकता बढ़ी है। चालकता क्या है इसकी? बढ़ी है। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं? ताप में वृद्धि के साथ चालकता घटी तो ना, देखो चालकता बढ़ी है, तो ये गलत हो गया। ताप में, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है? ताप में कमी के साथ क्या है? चालकता। अब चालकता ही होगी आउटपुट। अब देखो यहाँ से आराम से, तो जिस तरह ये बड़ी है तो ये भी बड़ी है, यानी ताप समानुपाती इसके लिए चालकता है। तो इसके लिए ताप अगर घटाओगे तो चालकता घटेगी भी तो सही। बिल्कुल अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखना। ये निर्गत शक्ति का बोला है, निर्गत शक्ति हमेशा चालकता से दर्शाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे चलो। क्या प्रभाव होता है जब एक सेल समानांतर संयोग में उत्क्रम ध्रुवता में होते हैं? समानांतर में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन उत्क्रम ध्रुवता यानी कि उल्टी ध्रुवता में होगा, तो बताओ दोनों के बीच में वोल्टेज समान हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? आ जाओ, देखो, वोल्टता शून्य हो जाएगी? नहीं, शून्य नहीं होगी। खुला परिपथ बन जाएगा? नहीं। लघु परिपथ हो जाएगा? नहीं। कोई प्रभाव नहीं, सामान्य रूप से कार्य करेगा। ठीक है, चलिए, उत्क्रम होने पर कोई प्रभाव नहीं। आगे चलो, आगे चलो। सीसा अम्ल सेल में कठोर सल्फेशन को कैसे सुधारा जाता है? तो आपको कैसे सुधारा जाता है? नए विद्युत अपघट्य से बदलकर। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको।
1 मिनट रुको। ये क्या कहना चाह रहा है? 1 मिनट रुको बेटा, ये नहीं होगा। ओहो! चलिए, रोकना एक बार। ये कह रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सेल के समानांतर परिपथ में उत्क्रम ध्रुवता की जाए? ठीक है, एक बार करके देखते हैं बेटा। ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक है। अगर मान लो ये सेल की ध्रुवता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और 2, ये इस सिचुएशन में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसने उत्क्रम कर दी, यानी कि इस दूसरे वाले को इसने पलट के क्या कर दिया? उत्क्रम कर दी। यदि एक समानांतर सेल संयोजन है, अब समानांतर है यानी कि कुछ इस तरह से, अब ये छोटा हो गया, ये पतला, यानी कि यहाँ 2, अब यहाँ पे ये 2 आ गया। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो आराम से बेटा, इसकी नेट जो वोल्टता होगी ना, यहाँ पे भी 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 होगी, यहाँ धारा जाएगी ही नहीं। समझ रहे हो? अब सुनो, वोल्टता शून्य होगी? नहीं, वोल्टता तो शून्य नहीं होगी। खुला परिपथ होगा? नहीं, खुला परिपथ तो नहीं होगा। नहीं, लघु परिपथ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सामान्य रूप से कार्य करेगा। ये कहना क्या चाहता है? इसका मतलब यहाँ पर एक से अधिक वोल्टता स्रोत लगे हुए हैं। बेटा इसमें बेस्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, बेस्ट ऑप्शन अपने को देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने डी लगाया, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। आगे चलो। अब ये अपने को कह रहा है सीसा अम्ल सेल में कठोर सल्फेशन को कैसे सुधारा जाता है? जो कठोर सल्फेशन होता है उसको कैसे सुधारोगे? नए विद्युत अपघट्य से बदलकर? नहीं, ऐसा नहीं है। नए अपघट्य को प्रतिस्थापित कर कर? नहीं, ऐसा भी नहीं है। निम्न मान की धारा को अधिक समय तक रिचार्ज करके? बिल्कुल, यही तो होता है। क्या होता है? ट्रिकल चार्जिंग। और उच्च मान की धारा को रिचार्ज करके? नहीं बेटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलो। सल्फेशन बैटरी की चार्जिंग किससे उत्पन्न की जाती है? अब देखो, सल्फेशन बैटरी का चार्जिंग किससे उत्पन्न होता है? शून्य ऊष्मा, अल्प ऊष्मा, कम ऊष्मा, ज्यादा। अब चार्जिंग होगी तो ऊष्मा ज्यादा बनेगी, ऊष्मा ज्यादा ज्यादा बनेगी तो क्या होगा? उसमें से गैसें निकलेगी, जैसे हाइड्रोजन निकलेगी कैथोड से, है ना? ऑक्सीजन निकलेगी एनोड से, इस तरह से। अब ये कह रहा है पानी में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? इसको मैंने आपको कैसे याद कराया? आपको याद कराया एनोड और कैथोड। एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। और कैथोड पे क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। ठीक है? ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में होता है। अब देखो, कैथोड पे ऑक्सीजन आएगी, भाई साहब कैथोड पे हाइड्रोजन होती है। गलत। एनोड पे हाइड्रोजन होती है, एनोड पे हाइड्रोजन होती है क्या? एनोड पे ऑक्सीजन होती है, ये भी गलत। एनोड पे ऑक्सीजन होती है, एनोड पे ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल सही है। कैथोड पर दोनों होती है? नहीं, कैथोड पर हाइड्रोजन होती है, गलत। केवल वाटर प्रोड्यूसर होती है? नहीं, गलत। ठीक है? आगे चलो, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। अब ये कह रहा है यदि 1.2 वोल्ट की 2 बैटरी है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो अब मुझे बताओ, और 1.2 की बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा? कर दो। ये 1.2 की बैटरी है, ये 1.2 की बैटरी है, ठीक है? अब इसके सीरीज में मैंने 1.2 और लगा दिया। तो अब पूछ रहा है बताओ कितनी होगी? मुझे बताओ, इसमें कितनी भी सीरीज में जोड़ लो, ये भी 1.1.1.2 1 पॉइंट, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो तुल्य क्या हो जाएगा? इस पूरे का तुल्य वापस 1.2 ही हो जाएगा, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान रहती है और एक ये है 1.2। अब बेटा ये जो है ना सीरीज कनेक्शन हो गया, और सीरीज को वोल्टता बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो 1.2 और 1.2 क्या हो जाएगा? 2.4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? अब ये कह रहा है 800 एम्पियर आ रहा है 10 घंटे के लिए, इसका मतलब है क्या? नहीं। तो बताओ नॉर्मल करंट कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाए एम्पियर आर। मुझे बताओ एम्पियर कितना दे रखा है? सर वो तो निकालना है, ठीक है, तो आई निकाल लो। आर कितना दे रखा है? तो वो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से आई निकाल लोगे, आप बोलोगे 80 बटे में 10 यानी कि 8। आई बराबर क्या आ गया? 8 एम्पियर। 1 मिनट। ओ हो, ये 800 है, सॉरी। ये कितना है? 800 है। ये 800 है बेटा, 800। तो एक जीरो से एक जीरो काटा तो अपने पास क्या आ गया? 80 एम्पियर आ गया। और वैसे भी 8 एक ही है, आंसर वही होता। आगे चलो। अब ये कह रहा है विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न पदार्थों में उत्सर्जित होने पर द्रव्यमान उसके समतुल्य के अनुपात होता है। बताओ ये कौन सा कथन है? यही तो कथन है बेटा फैराडे का दूसरा नियम, कि अगर ये अलग अलग विलयन है, उसमें मैंने ये समान मान की धारा डाल दी, समान मान की धारा डाल दी, ठीक है? तो इससे जो टूटेगा ना, जैसे इसमें से M1 टूटे, इसके अणु M2 टूटे, इसमें M3 टूटे,
तो इसके तुल्यांक के अनुपात में होगा। जैसे M1 बटे में Z1 बराबर M2 बटे में Z2 बराबर M3 बटे में Z3। ये क्या है? ये फैराडे का अपघटन का क्या है? सेकंड नियम है। देखो, ये न्यूटन का नियम है नहीं, क्योंकि नहीं, ये फैराडे का नियम है और अच्छा कौन-सा है? सेकंड नियम है, ठीक है? गॉस का नियम नहीं है, ठीक है? चलो। अब ये कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के कितने नियम है? 2। मुक्त हुए हुए पदार्थ यानी कि M द्रव्यमान अपघटन से गुजरने वाले के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? M समानुपाती क्या होता है? Q। ये क्या है? आवेश, आवेश या फिर विद्युत मात्रा के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ये देखो समानुपाती है। अब कह रहा है सेल में ईएमएफ की प्रकृति किस पर निर्भर नहीं करती है। तो विद्युत अपघटन की प्रकृति इस पे तो करती है। इलेक्ट्रोलाइट इस पे भी करती है। विद्युत अपघटन की सांद्रता इस पे, लेकिन इलेक्ट्रोड के आकार और स्पेसिंग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है? आकार और स्पेसिंग, है ना? चलिए। इस पे आंतरिक प्रतिरोध जरूर करता है, लेकिन ये क्या कह रहा है अपने को? ईएमएफ, ईएमएफ नहीं करती। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ये कह रहा है बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मुझे बताओ? इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक आपने बनाया एनोड, एक बनाया कैथोड, ये बनाया कॉपर, ये बनाया जिंक। ये दोनों क्या है? ये हमेशा ही क्या होने चाहिए? चालक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड से ही धारा जाती है और धारा निकलती है, और धारा प्रवाह करने के लिए चालक चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है? तो ये उच्च क्या होने चाहिए? संवाहक होने चाहिए। निर्विष यानी कम वाले, निर्विष यानी कि कम नहीं, अर्धचालक नहीं, ये नहीं। उच्च चालक होने चाहिए। आगे चलो। ये कह रहा है सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले सेल कौन से होते हैं? आपको हर जगह क्या दिखता है? निकल नहीं, लेड एसिड बैटरी दिखती है, सर्वाधिक यूज होती है। ठीक है? क्योंकि ये एक रफ एंड टफ है, इसको ज्यादा परीक्षण की जरूरत नहीं होती निगरानी की, इसलिए। लेड एसिड बैटरी में मल्टीप्लेट की संरचना किसके लिए होती है? भाई मल्टीप्लेट बनाई है, यानी कि ऐसी बनाई है, एक दो एक दो एक दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या बनाया बेटा? सेल ही तो है, और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी में। कैसे जुड़े हुए हैं? शैली में। क्यों बनाए जाते हैं? इसकी क्षमता बढ़ जाती है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है? क्षमता बढ़ जाती है, तो इसलिए बनाया जाता है ताकि क्षमता बढ़ जाए। ठीक है? अगर ये पर्टिकुलर कह देता ना कि ये सीरीज में, तो ईएमएफ बढ़ा देते। अगर ये समानांतर बनाता तो धारा बढ़ा देते। लेकिन अभी अगर मैंने बोल दिया कि अगर ये मल्टीप्लेट संरचना है ना, मल्टीप्लेट, तो उसके लिए आप क्षमता लगाओगे। ठीक है? इस क्षमता को क्या लेते हो? एम्पियर इंटू आर। अब ये कह रहा है लेड एसिड सेल की एम्पियर आर क्षमता क्या होती है? आपको भी पता है, 80 से 90 होती है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, आगे चलो। अब ये कह रहा है अम्ल का अपेक्षित घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे लेते हो? हाइड्रोमीटर। देखो हाइग्रोमीटर से बेटा आर्द्रता मापोगे। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। हाइड्रो, ठीक है? चलिए। ये कह रहा है जब सल्फ्यूरिक अम्ल पानी में मिलाते हैं, सिंपल सी बात है, ये H2SO4 है, इसको मैं क्या करूंगा? तनु करूंगा। क्यों? इसमें पानी मिलाते ये आयंस में टूट जाएगा, टनाटन। तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, ये अपने आयंस में टूट जाता है। तो क्या हो जाएगा? अम्ल रंग बदल देता है? नहीं। अत्यधिक ऊष्मा देता है? रुको। ठंडा होने देता है? नहीं। कण अलग अलग हो जाते हैं, अम्ल के कण अलग हो जाते हैं। बेटा ऊष्मा नहीं देंगे, ये गलत है। ये क्या होता है? अपने अपने कणों में टूट जाते हैं, H प्लस और S। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका ऑप्शन सही कर देना। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? डी सही है। अब कह रहा है धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? एनोड। ऋणात्मक क्या कहलाता है? कैथोड। ये कब कहलाते हैं बेटा? ये कब कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डिस्चार्जिंग सेल में। किसमें कहलाते हैं? डिस्चार्जिंग सेल में। ठीक है? आगे चलो। अब ये कह रहा है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य, अभी बताया है अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है? चलिए। अब ये कह रहा है शुष्क सेल में अपघट्य, अभी बताया बेटा क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब यह है बैटरी को आवेशित और चार्ज करते समय जिस धारा जनित्र का प्रयोग करते हैं, कौन सा? शंट वाला। क्यों करते हैं शंट? क्योंकि ये क्या होता है? नियत मान देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अगला। अब ये कह रहा है हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल किसके लिए परीक्षण में होता है? अपेक्षित घनत्व के परीक्षण में होता है। ठीक है? ठीक है। अब इसके लिए एक चीज ये भी याद रखो कि अगर पूर्ण चार्ज है,
पूर्ण चार्ज है तो कितना होता है 1.28, ठीक है? 1.22 होता है यानी कि 60% चार्ज, ठीक है? ये लो बेटा, ये कह रहा है निकल आयरन सेल क्या होता है? तो निकल आयरन सेल आपको भी पता है क्या होता है, निकल आयरन, निकल कैडमियम, निकल जो भी, ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक सेल होते हैं। अब देखो इस नम का मतलब क्या है? नम यानी कि गीले, पानी वाले, ठीक है? सूखे नहीं होते। अब ये अपने को क्या कह रहा है? एक 100 एम्पीयर आर है, 8 एम्पीयर है, तो बताओ कितने घंटे? तो बताओ 100 एम्पीयर आर, ये क्या है? एम्पीयर इंटू आर, इसके लिए एम्पीयर दिया है? हाँ, दिया है 8। आर निकालना है, निकाल लो। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे में 8 यानी कि 12.5। देखो 12.5 नहीं, 12 तो है, आंसर यही है। आगे चलो। अब ये कह रहा है किसी कार के अंदर संचायक सेल यानी कि लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 है, तो बताओ अधिकतम धारा, मैक्सिमम धारा कितनी दे सकता है? तो मुझे बताओ आई मैक्सिमम बराबर, ओम अंकल ने क्या बोला है कि वी बराबर क्या होता है? आई आर। मैं मान लेता हूँ कोई प्रतिरोध है ही नहीं इसके पास, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? वी बटे में आर। वी कितना हो जाएगा? 12 बटे में 0.4, ये जीरो हो जाएगा बेटा। अधिकतम धारा कितनी दे सकता है? ये 30 एम्पियर दे सकता है। कितनी दे सकता है? 30 एम्पियर दे सकता है। आगे चलो। ये आसान सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीसा संचयन में अपघट्य सेल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक होता है, H2SO4। आगे चलो। ये फिर से आसान सा क्वेश्चन है, बताओ बैटरी की क्षमता किस में होती है? तो एम्पियर आर में होती है, ऑप्शन नंबर सी। मोटर की होती है एचपी में तो। आगे चलो। ये कह रहा है एक पूरी तरह से चार्ज सीसा अम्ल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व पूरी तरह से चार्ज 1.2। बहुत बढ़िया। बताओ 60% पे तो 1.22, बहुत बढ़िया है ना? ये क्या है? पूर्ण चार्ज। ये ध्यान रखो बेटा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो। अब ये कह रहा है सीसा संचायन में धनात्मक प्लेटें किसकी होती है? लेड पेरोक्साइड की। याद हो गया अब सर अब आपको, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक शुष्क सेल के अंदर वोल्टेज कितनी होती है? 1.5। कितनी होती है? 1.5, ठीक है? आ जाओ, आगे चलो। ये कह रहा है शुष्क सेल का धन इलेक्ट्रोड किसका होता है? आपको भी पता है, ये रहा शुष्क सेल। इसके बीच में होती है कार्बन की छड़, ये होती है धन। इसके बाहर क्या होता है? जिंक का आवरण, ये होता है नेगेटिव, ठीक है? और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। और इसके अंदर विध्रुवक कौन सा होता है? MnO2। तो क्या हो जाएगा? कार्बन। आगे चलो। एक लेड एसिड बैटरी में धन प्लेटों की संख्या क्या होती है? हमेशा पता है, दो ही चीजें ध्यान रखनी है। सर ने बोला है कि पॉजिटिव प्लेटों की संख्या नेगेटिव से क्या होती है? एक ज्यादा होती है। ये होती है? अरे दुष्टों, ये नहीं होती बेटा। इतना समझाने के बाद भी नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव से क्या होती है? एक ज्यादा होती है, यानी कि इसकी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। और इसकी आयु जो होती है ना नेगेटिव की, वो दुगनी आयु होती है, ठीक है? तो देखो, पॉजिटिव की संख्या पूछी है तो नेगेटिव से एक कम हो जाएगी, ठीक है? अधिक नहीं। ये देखो लेड एसिड का धनात्मक पूछा है, तो धनात्मक क्या होता है? लेड पेरोक्साइड PbO2। ऋणात्मक क्या होता है? स्पंजी लेड। तो क्या हो जाएगा? लेड पेरोक्साइड। ये तो नेगेटिव होता है ना? चलिए, अब देखो इसने क्या पूछा है? धनात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ। अगर सिर्फ ये सक्रिय पदार्थ बोलता है बेटा, उपरोक्त सभी होता। गौर से देखो इस क्वेश्चन को। केवल पूछता कि इसका सक्रिय पदार्थ बता दो तो ये सारे हो जाते। लेकिन इसने देखो क्या बोला है? धनात्मक। तो क्या हो जाएगा? लेड पेरोक्साइड। बेटा क्वेश्चन पे गौर करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर ये सिर्फ सक्रिय बोलता ना तो मेरा और सभी हो जाता, लेकिन इसने धनात्मक बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लेड पेरोक्साइड। बेटा आप जो जो गलती कर सकते हो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है? तोड़ के आना पेपर को। आ जाओ। लेड पेरोक्साइड सामान्यतः क्या दोष होता है? गंधक का होता है, बकलिंग का होता है, अवसादन का होता है। मेरे को बताओ लेड एसिड बैटरी में दोष कौन सा होता है? सल्फेशन का भी होता है, बकलिंग का भी होता है, अवसादन। बेटा उपरोक्त सभी आंसर है, ठीक है? लेकिन ये अपने को क्या पूछ रहा है? ये सारे ही दोष है, ये सारे ही दोष है। लेकिन ये क्या कह रहा है? सामान्य दोष कौन सा है? सामान्य दोष। तो इसमें कौन सा लगाओगे आप? बेटा इसको एक बार आप, इसको है ना, एक बार आप चेक करो। बेटा वैसे तो तीनों ही सही होते हैं, ठीक है? वैसे तो तीनों ही होता है। लेकिन अगर इसको पूछे ना कि सामान्यतः क्या होता है, तो सामान्यतः आप ये सल्फेशन नहीं लगाना। बिल्कुल सही है। सामान्यतः अपन नेचुरल लेना, क्योंकि लेड एसिड बैटरी हमेशा अपन क्या है, ज्यादातर कनेक्ट करके रखते हैं। तो सामान्यतः सल्फेशन ही होता है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलो, आगे चलो।
बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन-सा लेते हैं? डीसी शंट जनरेटर लेते हैं, आपको पता है। बैटरी आवेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बताओ क्या होता है? मुझे बताओ ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, वो किस में मिलाया जाता है? उसमें ही तो पानी मिलाते हो। यही तो होता है बेटा H2SO4 में पानी ही तो मिलाते हो, ये H2 ये क्या है? आसुत जल। इसका अनुपात कितना होता है? 3, इसका होता है 1, तो अशुद्ध जल मिलाते हो। किसी बैटरी की चार्जिंग लेवल में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व होता है, चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट घनत्व बढ़ जाता है, डिस्चार्ज होता है तो कम हो जाता है। बस आगे चलो। ये लो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है सीसा संचयक की लाइफ कितनी होती है? तो 2 से 5 साल होती है। सीसा संचयक की लाइफ कितनी होती है लेड एसिड की? 2 से 5 साल। ठीक है, आगे। अब ये कह रहा है सेलों को समानांतर में जोड़ने पर बेटा 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो, सेलों को या तो आप श्रेणी में लगाओगे या किस में लगाओगे? समानांतर में लगाओगे। जब श्रेणी में लगाओगे तो क्या करोगे? इसकी वोल्टता को बढ़ाने के लिए करोगे और समानांतर में क्या करोगे? धारा को बढ़ाने के लिए करोगे क्योंकि रास्ते मिल जाएँगे। अब बताओ इसने क्या बोला है समानांतर, तो विभवांतर चल भाग इधर से, धारा नहीं, तो क्या हो जाएगा? धारा क्षमता घटाने के लिए नहीं, धारा क्षमता बढ़ाने के लिए, बहुत सही। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बेटा ऐसे ही आपको एग्ज़ाम को तोड़ के आना है, आओ। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड का हाइग्रोमीटर की रीडिंग क्या होती है? मैंने क्या बताया? सिर्फ ये याद रखो कि पूरी तरह से चार्ज हो तो होता है 1.28 के पास। 60% पर चार्ज हो तो होता है 1.22 के पास। अब फटाफट से देख लो 1.28 के पास कौन सा है? एक ही दिख रहा है अर्जुन की आंख की तरह, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो, आगे देखो। ये कह रहा है एक 144 एम्पीयर आर 8 घंटे में है तो कितने घंटे चलेगी? मुझे बताओ ये क्या है 144 एम्पीयर आर? क्या इसके अंदर एम्पीयर दिया हुआ है? तो देखो 8 दिया हुआ है। क्या इसमें आर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो आर तो निकाल लो, ठीक है? तो बस इसको नीचे भेजो तो आर कितना होता है? 144 बट्टे में आर। बेटा 16 16 अट्ठे 144, सीधा देखो 16 अट्ठे 144, तो 16 घंटे चलेगी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। बैटरी की मरम्मत करते समय हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बैटरी के सभी सेल के वेंट को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। अरे पागल हो क्या? वेल्ट क्या ऐसे ही निकल जाएगा क्या? वेंट तो एक खड्डा होता है जिसके अंदर से ऑक्सीजन जाती है और आती है, यानी कि हवा गैस से जाती है। इलेक्ट्रोलाइट के द्रव को गहराई से नोट करना चाहिए, नोट करना चाहिए, पर जब वो तैयार होने के लिए आई तो ऑलरेडी करोगे। स्तर को बढ़ा देना चाहिए? नहीं, सिंपल सा बैटरी के ऊपरी भाग में मिट्टी, कचरा और ये सब साफ कर देना चाहिए। ये सबसे प्राइमरी प्रोसेस होता है। चलो, ये इसके लिए नहीं, किसी भी मशीन के लिए होता है, साफ कर दो पहले। 100 एम्पीयर के लिए क्षमता के लिए 10 एम्पीयर की धारा है, तो बताओ कितने घंटे होगी? तो देखो 100 एम्पीयर की है और क्या है? 100 एम्पीयर घंटा क्षमता है, ठीक है? तो मुझे बताओ, आपके पास फ़ॉर्मूला क्या है? आपके पास फ़ॉर्मूला है, सर एम्पीयर आर इसकी क्षमता होती है। तो कितनी एम्पीयर आर है? आप बोलोगे 100। तो बताओ इसको पूछो एम्पीयर है तेरे पास? तो ये बोलेगा 10, हाँ है। बताओ इसके पास तेरे पास घंटे हैं कि नहीं है? तो यहाँ से घंटे निकल निकल जाएँगे, आर कितने निकल जाएँगे 100 बटे में 10, तो कितना होगा 10 घंटे चलेगी। आंसर नंबर बी। लगाओ और आगे बढ़ो। अब ये कह रहा है निस्यदन, बेटा ये छोटे-छोटे टर्म याद रखा करो, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन क्या होता है? साफ़ करना किसी चीज़ को। तो निस्यदन या फ़िल्ट्रेशन शोधन करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को लेपित करते हैं, यानी कि जैसे अच्छे शुद्ध चीज़ की अशुद्ध पर लेप चढ़ाते हैं, जैसे गोल्ड की लेप चढ़ाते हैं सिल्वर पर, तो इसे निक्किल लेपन कहते हैं, है ना? तो निश्चेचन, फ़िल्ट्रेशन और प्रक्षोदन संयंत्र की कौन-सी प्रक्रिया है? तो ये निक्कल लेपन की प्रक्रिया है, ठीक है बेटा? चलिए आगे, चलिए आगे नहीं, तो बेटा इस तरह हमने सेल और बैटरी की देश भर की सारी परीक्षाओं के सारे प्रश्नों को कर दिया है और बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने मम्मी पापा के सपने को और आपके सपने को पूरा करते रहो, क्योंकि अब हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और हम किसी भी युद्ध को जीतने के काबिल हो चुके हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।